पढ़ ली थी और रिलेशनशिप पढ़ लिए थे। रेजिस्ट, आपको याद है ना, हमने रेजिस्ट भी पढ़ा था कि लोग रेजिस्ट कर जाते हैं, वो चेंज को बर्दाश्त नहीं करते। याद आ रहा है सारे बच्चों को या नहीं? यस सर। ठीक है, मैं ये देखो, ये था, ये वो एग्जिबिट था जो आपने देखना था, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये बता दिया था, लेकिन इसको आप मुझे बताएंगे। रेजिस्टेंस होता है, ये भी हमने देखा था। ये एग्जिबिट 6/6 था, ठीक हो गया। यहाँ से शायद मैंने छोड़ा था और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से हम शुरू करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेसर से। बात समझ में आती है? आप मुझे जी गाइड सर। करें कि ये पढ़ तो नहीं लिया था, मुझे सिर्फ ये गाइड कर दें, क्योंकि मुझे याद ये पड़ रहा है कि मैंने यहाँ पे रोका था। देखो बेटा, स्ट्रेस होता है जो किसी भी बंदे के ऊपर दबाव आता है, और स्ट्रेसर्स वो होते हैं जो उस दबाव की वजह होते हैं। पढ़ा था या नहीं? मुझे लग रहा है नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा है तो मुझे बताओ ताकि मैं आगे चलूं। सर जी 1 मिनट देख के बताता हूँ। चलो देख लो, देख लो। मैं चाह रहा हूँ इस बच्चे को मैं अंदर ले आऊं। मैं चाह रहा हूँ कि अगर पढ़ लिया है तो फिर जहाँ पे छोड़ा है वहां से बताओ, क्योंकि मुझे तो लगेगा पढ़ा पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है तो मुझे अंदाजा है। लेकिन तुम्हें पढ़ाया है क्लास पे, नहीं, फिर मुझे सिर्फ ये हिंट दे दो। देख लो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने स्ट्रेस पे कहा था, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम स्ट्रेस क्यों हो जाते हो और क्या वजूहात होती हैं। तो यहाँ मैं रुक गया था। ये मैंने कहा था कि आपकी टॉप मैनेजमेंट और जो है उनकी टोन क्या होगी, वो कल्चर कैसे बदलेंगे कि लोग रेजिस्ट ना करें। आपने ये पढ़ना है, ये नई स्टोरीज, ये मुझे सब याद है, लेकिन यहाँ से याद करवाओ कि ये पढ़ा था या नहीं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर्स। तलहा कहाँ चले गए हो बेटा? सर जी वीडियो देख रहे अच्छा चलो शुरू करो यार, मैं पढ़ा रहा हूँ, बट टाइम जाया कर मत, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, चलो। नहीं पढ़ा था सर, नहीं पढ़ा। नहीं, मुझे नहीं लग रहा मैंने पढ़ाया, लेकिन अगर भी कह छोड़ दो, छोड़, टाइम ना जाया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नाउ, अब देखो बेटा, क्योंकि हम देख रहे थे कि हमने चेंज को लाना है, वी विल हैव टू हमने इम्प्लीमेंट करना है किसी भी तब्दीली को। वो टेक्निक हो सकती है, वो कोई इक्विपमेंट हो सकता है, वो कोई प्रोसीजर हो सकता है। और हमने कहा था लोग उसको ना रोकते हैं, उसके खिलाफ आते हैं कि जी हम नई नई चीज पे काम करना चाहते, जी हम नई ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते। तो अब उसके आगे उसने बात की है स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर्स की। वो कहते हैं स्ट्रेस क्या है? ये एडवर्स रिएक्शन है, बुरा तरीन रिएक्शन है। पीपल हैव टू एक्सेसिव प्रेशर प्लेस्ड ऑन देम फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड्स। अगर मैं तुमसे कुछ ऐसा, अब देखो फर्स्ट करो, मैं तुमसे एक मिसाल देता हूँ। मैं तुम्हें आज कहता हूँ, और मैं तुम्हें कह सकता हूँ लेकिन नहीं कहूंगा, गलत है, वो स्ट्रेसर बन जाऊंगा मैं, कि जी तुम्हारा कल क्विज है और 6 चैप्टर का क्विज है। तुम सब बेहोश हो जाओगे कि सर ये ना करें, 2-2 चैप्टर दें सर, आप यूं ना करें हम। तो देखो क्या है, मैंने तुम पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड कर दी है, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम पे चीजें डाल दी हैं जिसके रिएक्शन में तुम्हारे ऊपर दबाव बढ़ गया, तुम स्ट्रेस्ड हो गए हो। तो देखो जब एग्जाम्स आते हैं ना, तो उसका एक फैक्टर क्या है, तुम्हारे पास वो एग्जाम खुद स्ट्रेसर बन जाता है, कोर्स की ज्यादती स्ट्रेसर बन जाती है, टीचर का बिहेवियर स्ट्रेसर बन जाता है, मिड के कम नंबर स्ट्रेसर्स बन जाते हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर उनको हम कोई ऐसा, उनसे हम उनको कोई काम दे दें, कुछ ऐसी डिमांड कर दें जो कि एक रीजनेबल अंदाज में ना हो सकती हो, यानी मुमकिन ना हो या बहुत टफ हो, तो वो बंदे जो है ना वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब वो आगे हमें बताएगा कि कुछ लोग वो हैं जो कि स्ट्रेस को बियर करते हैं, वो स्ट्रेस में अच्छी शॉटें लगाते हैं, अच्छे डिसीजंस करते हैं, वो मैनेजर स्ट्रेस को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हर आदमी की नेचर एक सी नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं स्ट्रेस में आके काम की जो उनकी जो, मैं उसको उर्दू में क्या बोलूंगा यार, परफॉर्मेंस हो, कारकर्दगी, उनकी कारकर्दगी थोड़ी सी लो हो जाती है, बेचारे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हम कहते हैं यार ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसकी मैनेजमेंट के स्किल्स कहाँ गए? तो दूसरा बंदा बताता है सर इसके ऊपर इस वक्त टाइम का प्रेशर है, वक्त वक्त टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो सर स्ट्रेसर जो है टाइम है, और ये बंदा पिचक चुका है। तो देखो बेटा, स्ट्रेस क्या है? वो दबाव। और स्ट्रेसर क्या है? वो फैक्टर्स जो कि हमारे उस स्ट्रेस की वजह बन रहे हैं। अब जरा देखो स्ट्रेस क्यों होता है। ये आम देखो मैनेजमेंट में भी समझना, मैं तो मैनेजर्स का बताऊंगा, लेकिन अभी देखो आजकल जब मैं जिस बच्चे से बात कर रहा हूँ तो हर बच्चा एक रो रहा है, सर बड़ी बुरी हालत है, सर मैं डिप्रेस्ड हूँ, सर मेरा तो मूड स्विंग ज्यादा हो गए हैं, सर मैं चिड़चिड़ा गया। देखो क्या है, व्हाट कॉजेज स्ट्रेस? रोल कॉन्फ्लिक्ट। अब जरा देखो, वर्क एक्सपेक्टेशंस दैट आर हार्ड टू सेटिस्फाई। अब मेरा रोल है एक टीचर का,
मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी ये डाली गई थी कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। मैं तुम्हें बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं कि जब मेरे दांत की तकलीफ शुरू हुई है तो आई केप्ट ऑन टीचिंग। मैंने ना रमजान से पहले पहले मैं पढ़ा रहा था। फिर मेरी कोशिश क्या थी, अब मैं छुट्टी क्यों नहीं ले सकता, देखो मेरी बात को समझना, मेरा रोल मुझे डिमांड करता है। पैसे मिलते रहते, मेडिकल पे छुट्टी मिल जाती है, तनख्वाह नहीं कटती। लेकिन इश्यू क्या था कि मैंने 2 महीने 2.5 महीने बच्चों को पढ़ाया था। अब जब मैं वो काम पूरी तरह नहीं कर पा रहा था, मैं स्ट्रेस था, बीच में मुझे तकलीफ होती थी सोच सोचे क्या हो रहा है। अब मैं ठीक हूँ, मेरा एनर्जी एकदम से बूस्ट किया कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा। तो देखो, जो एक्सपेक्टेशंस होती है जिनको हम पूरा ना कर सकें तो हम स्ट्रेस में जाते हैं। मेरा रोल यानी अब एक जो सीआर है ना, इसका स्ट्रेस स्ट्रेस कैसे आएगा इसके रोल का, कि जी तू सीआर है, तूने ये मिड टर्म क्यों नहीं सही करवाए, तूने डेट शीट क्यों नहीं सही करवाई, तूने टाइम टेबल क्यों नहीं सर सही करवाया, तूने सर इमरान को एक्सटेंड क्यों नहीं करवाई डेट एंड टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो नोट करो, जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो रोल कॉन्फ्लिक्ट ये होते हैं कि जो मुझे रोल दिया गया है वो मुश्किल से मैं पूरा कर पा रहा हूँ। मुझे आपने ज्यादा वजन मेरे ऊपर डाला है, आगे ओवरलोड में भी देखना, इसको वजन ना समझो लेकिन वो भी आगे आएगा। लेकिन ये है कि जो मुझे मुझे ताज पहनाया गया है ना, उस ताज की डिमांड हाई है और मैं उसे जब कर नहीं पाता हूँ तो मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ। अगर मैं कहूँ तलहा था, अब तलहा जब उस पे गया है एहतिकाफ पे, तो उसने फौरन दूसरा कहा कि सर मैं नहीं होऊंगा तो मैं कोई और बंदा आपसे बात कर लेगा। मैंने कहा बिल्कुल तुम चले जाओ ना। तो देखो, उसका रोल डिमांड कर रहा था कि उसने मुझसे राब्ते में रहना है, लेकिन जब वो नहीं रह पाया तो उसने अपने आप को हटाया था। तो ऐसे ही मैनेजर्स होते हैं जिनके ऊपर अगर उनके जितना उनकी कैपेसिटी है, उसका जो रोल अगर उससे ज्यादा उनको दे दिया जाए, उनको उससे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी दे दी जाए, तो वो फंस जाते हैं। अब देखो जरा, रोल ओवरलोड अब क्या है यहां पर हो रहा होता है कि आपके पास काम ज्यादा है, वक्त कम है, आपको मैंने ना ज्यादा काम दे दिया। तो क्या कह रहा है देखना जरा, हैविंग मोर वर्क टू अकम्प्लिश, मुकम्मल करना, देन टाइम परमिट्स, मेरा टाइम ही इजाजत नहीं दे रहा कि इतना काम हो सके, और मुझे काम दे दिया और काय करो। तो अब क्या होगा, मैं स्ट्रेस रहूंगा, मेरी अपनी परफॉर्मेंस और नीचे, यानी अगर मैं 2 सफ़े लिख सकता हूं तो शायद मैं 1.5 लिखूंगा। क्यों, लिख 2 सकता लेकिन मैं स्ट्रेस था तो मैं वो 2 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि आपने कहा था 5 सफ़े लिख कर लाए, कहाँ चला गया ये, 5 सफ़े लिख कर लाए। तो देखो देखो ये कितना मजे की बात है कि सर हमने उसको रोल ओवरलोड की वजह से स्ट्रेस पाया। अब देखो, रोल एम्बिगिटी याद रखना बेटा, इसके लफ्ज लिखा करो अपने पास, मुझे लगा तुम लोग लिखते नहीं हो। मैं इसलिए तुमने मुझे कहा था उर्दू में पढ़ाएं, तो उर्दू में मैं लफ्जों की भी तर्जुमे कर रहा हूँ। एम्बिगिटी होता है जहां पे चीजें क्लियर ना हो, वाजे ना हो, गैर वाजे। तो अब क्या हो गया, व्हेन रोल एक्सपेक्टेशंस आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। अब सीआर को मैंने समझाया ही नहीं कि तुमने क्या क्या करना है। अब वो बेचारा परेशान बैठा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो होता क्या है कि अगर आपका रोल क्लियर ना हो, वाजे ना हो, तो वहां पर स्ट्रेस जन्म लेता है, यार मैंने करना क्या है, यार मेरा काम क्या है। तो ये चीजें भी हमें परेशान कर रही होती हैं। अब देखो जरा आगे, अगर कोई सवाल हो बेटा आप पूछते रहना। नाउ आई एम बेल, तो खैर मैं तबीयत खराब तबीयत पूछो, लेकिन अब जरूर पूछो। अब देखो, पर्सनल फैक्टर कॉज, अब याद रखना कि ना हम जब साइकोलॉजी पढ़ाते हैं पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2 टाइप पर्सनैलिटीज की हम बात करते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। देखो, टाइप ए वाले बंदे जो होते हैं ना, वो बहुत घबराहट वाले, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, जब मैं अपनी बात करूँ ना, वो घबराहट वाले लोग होते हैं। क्या मतलब, टाइप ए वाला चाहता है हर काम ठीक हो, हर काम जल्दी हो जाए, कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो जो आपको बता रहा हूँ ना कि मैं जब मुझे पिछले साल कोरोना हुआ तो मैं कोरोना में पढ़ाता रहा और मैं मजीद बहुत ज्यादा बीमार हो गया। और अभी मेरा ये था कि मैंने पढ़ाया और दांत टकराया तो वो खराब हो गया। तो देखो, हम कौन लोग हैं, हमें नहीं होना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी कौन है, पीपल हु हैव अ क्रॉनिक सेंस ऑफ अर्जेंसी, जल्दी की चीज को मुकम्मल करना चाहता हूं, एंड एन एक्सेसिव कंपेटिटिव ड्राइव, मैं चाहता हूं कि बाकियों से बेहतर काम करूं, ऑल्दो पता नहीं मैं कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों, क्योंकि देखो मेरे पास जो ये स्ट्रेस आता है, ये हमेशा आता है। जब मैंने कोई काम करना हो तो मैं चाहता हूँ जल्दी हो, अच्छा हो। मैं इस चीज से भी डरता हूँ कोई मुझे बुरा ना कह दे। मैं क्लास को वक्त पे क्यों शुरू करना चाहता हूँ कि मुझे ये खौफ होता है कि यार कहीं बच्चे ये ना सोचें कि यार ये टीचर तो खुद लेट आता है, मैं क्लास में फोन क्यों अपना ऑफ कर देता हूँ। बट तो देखो ये क्या है, हम वो लोग हैं जो खाम खामी, और मैं ये नहीं कह रहा खाम खा होना चाहिए, लेकिन जितने हम हैं ना यार उतना नहीं होना चाहिए, हम पागल हो जाते हैं। इसके बरक्स टाइप बी क्या पर्सनालिटी है, पीपल हु आर रिलैक्स्ड एंड इजी गोइंग एंड एक्सेप्ट चेंज इजीली। ये वो लोग होते हैं जो कि रिलैक्स्ड होते हैं, सुकून से काम करते हैं, इन्हें फिक्र नहीं होती, कोई कुछ कहता है तो कह दे,
काम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सॉरी कर लेंगे। तो ये लोग टिपिकली बेहतर होते हैं। इनके बारे में हम साइकोलॉजी में एक चीज पढ़ाते हैं कि इनको ब्लड प्रेशर, शुगर कम होते हैं। सॉरी, ये क्या खुल गया है यानी, जब आप लोग बार बार आते हो ना, मुझे बार बार स्विच करवाते हो, अब मैं आइंदा। तो देखो, ये वो लोग हैं जो कि आसानी के साथ चेंजेस भी एक्सेप्ट करते हैं। उनका ध्यान क्या होता है, अल्लाह मालिक है। और ये अच्छी अप्रोच है। सच में बताऊं, मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ए होना चाहिए, थोड़ा सा बी मिक्स होना चाहिए। कहीं पे टेंशन लें और कहीं पे ना लें, तो आपको पता चलेगा आप काम अच्छा करें। तो मैनेजर्स में भी और एम्प्लॉयज में भी ये आपकी जात के फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं, जो आपके ऊपर से नहीं आ रहे, बल्कि आपके अंदर का इंसान ऐसा है जो कि टेंशन लेता है, या अंदर का इंसान ऐसा है जो कि बिल्कुल ही बेफिक्र है, जब काम दो काम किए बगैर आ जाता है। तो ये भी बुरी बात है, अच्छी नहीं है। अब देखो जरा, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, क्या हमारे ऊपर सिम्टम्स होते हैं, अलामात। अलामात क्या होती हैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस के? देखो, एक होता है फिजिकल, जिसको मैं देख सकता हूं, मैं आप में महसूस कर सकता हूं, मैं अपने आप में भी महसूस कर सकता हूं। चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म, हम लोग अपने फिजिकल उसमें देखते हैं कि जो हमारे सेहत है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इवन डाइजेशन में मसला होता है, हमारा हार्ट रेट एब नॉर्मल रहना शुरू कर देता है। और ये बड़ा कॉमन है। अगर आप कभी देखो ना, मैच खेलते हुए, मैच देखते हुए, अब हम बूढ़े हो गए ना, हम खेलते नहीं है, तो उस वक्त भी हमारे ऊपर ये सिम्टम्स आते हैं फिजिकल। तो देखो, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, ये देखो, हार्ट एंड ब्रीदिंग रेज ब्लड प्रेशर, हेडेक, सर का दर्द बन जाता है। तो नोट करो। और ये हार्ट अटैक तक देखो उसने लिख दिया है। वाकई जो हाई लेवल पर लोग होते हैं, जिनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होता है, वो मैनेजर जो कि बहुत बड़े बड़े, तो या तो वो बड़े ट्रेंड होके अपने आप को फिजिकली फिट कर चुके होते हैं, अपने आप को उसके ऊपर नॉर्मल। और बाज औकात जब वो ये इतना बड़ा स्ट्रेस बर्दाश्त, कोई बड़ा स्ट्रेस आए, तो आपने देखा जी फला बंदे को यूं नुकसान हुआ, हार्ट अटैक हुआ, फौत हो गया। तो देखो, ये कॉमन है। तो यही हमें बता रहा है। अब देखो, नफ्सियाती तौर पे हमारे दिमाग के अंदर क्या चलता है, साइकोलॉजिकल क्या हो रहा होता है स्ट्रेस का सिम्टम। तुम अभी स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा जॉब का नहीं है, तुम्हारी स्टडीज में अगर कोई बच्चा सिंसियर है, अपने वालदेन के लिए परेशान है कि पैसे लगा रहे हैं, मुझे कुछ करना है, तो देखो उसे क्या फील होगा, जॉब रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन, उसको अपनी जॉब में मजा नहीं आएगा, तुम्हें पढ़ाई में नहीं आ रहा होगा, पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा होगा, टेंशन आ जाती है, एंग्जाइटी हम कहते हैं खौफ को, हमें खौफ आ जाता है, मैं नहीं कर सकता, मैं जॉब में ये वाला काम नहीं, मैं जी कोर्स ही नहीं पढ़ा सकता, मैं जी पेपर नहीं चेक कर सकता, मैं जी टेस्ट नहीं दे सकता। और आप लोग क्या करते हो, मैं पेपर दे नहीं सकता, मैं इससे क्विज नहीं होगा मुझे। आपको सब आता है, लेकिन जब स्ट्रेस में आते हैं तो साइकोलॉजिकली आप यूं डाउन होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बातों बातों पे आप चिढ़ने लग जाते हैं। तो आजकल जो हम कोरोना में से गुजर रहे हैं, तो ये बड़ों को भी रियलाइज किया करो कि पेरेंट्स भी इरिटेट होंगे, उनको भी परेशानियां हो सकती हैं। हम जब छोटे होते हैं ना, तो अपने बाबों को समझते हैं कि पता नहीं जिन बाबे हैं, इनको तो कुछ नहीं होगा, मुझे ही तकलीफें हो रही हैं। तो नोट करो, ये इरिटेशन उनमें भी जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं जब बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ ना कहो। बोर्डम, हम लोग बोर हो जाते हैं अपने काम से, अपनी रूटीन लाइफ से, ठीक है। सो लिहाजा नोट करो। एंड प्रोक्रास्टिनेशन क्या चीज है, लेट मी चेक, मैं साथ साथ चेक करूं मुझे इस लफ्ज को, ताकि मैं तुम्हें जो मैंने कहा तर्जुमे भी कराऊंगा, तो वो मैं करा के जाऊंगा। तो मैं रुक जाऊं, आ जाए भाईजान। किसी ने चेक कर लिया मेरे बजाय, फिर तुम्हें कहना चाहिए तुम चेक करो, लेकिन चलो। प्रोक्रास्टिनेशन, लेट मी चेक। ताखीर, हम लेट हो जाते हैं, बिल्कुल याद आ गया। हम कामों के अंदर लेट होना शुरू हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली हमें फीलिंग होती है यार मुझसे नहीं होगा, हम उस काम को लाइट कर देते हैं, और हमें यहाँ पे देर आती है, काम में हम लेट हो जाते हैं, मुकम्मल नहीं कर पाते। यार 5 मिनट मुझे और, जब आप एग्जाम भी देते हैं ना, तो आपके बड़ी स्टेज आती है, सर 10 मिनट दे दें प्लीज, फिर आपको 5 मिनट देते हैं, फिर आपके सर 10 और दे दें, तो यूं चलता रहता है। और बिहेवियर कैसे बदलते हैं मैनेजर्स के, और यार तुम लोग सुन रहे हो, सो गए हो भाई? मैं तो अपनी तरफ से सुन मेरा रहे हैं सर। सुन रहे हो, सुन मैं तो, रहे वेरी गुड। बिहेवियर को देखो क्या हो रहा होता है, तुम्हारा बिहेवियर में ये फर्क आने से होता है कि तुम प्रोडक्टिव नहीं रहते, तुम काम अच्छा प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे होते। मुझे ये उम्मीद है कि तुम ये वाला काम बहुत अच्छा करोगे, लेकिन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तुम एब्सेंट होना शुरू हो जाते हो, कभी जहनी तौर पर और कभी जगह से गायब, क्लास से बंक करके भाग गए कि यार मैंने इस क्लास में बैठना ही नहीं है। जॉब टर्नओवर, तुम अपनी नौकरी बदल लेते हो। जिस तरह आजकल बच्चों में एक बड़ी अजीब सी चीज मैं देख रहा हूँ, हमारे जमाने में ये कहना जुर्म था कि जी मैंने अब ये पढ़ना है, अब मैंने ये पढ़ना है, नहीं 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 नहीं, जहां जहां हमें मिल गया दाखला बस वही पढ़ना है, प्री इंजीनियरिंग है तो वही करनी है, एमएससी है तो वही करनी है, हम एक लाइन पर चलते थे। लेकिन अब जब आपके पास स्ट्रेस बढ़ता है तो आप नौकरी छोड़ जाते हैं, अपनी स्टडीज छोड़ जाते हैं, कभी भी ये नहीं करना। और फिर बिहेवियर में क्या फर्क आता है, अब आप जब स्ट्रेस्ड हैं, भूख नहीं लग रही थी, खाना नहीं खाया जा रहा,
बाज लोग जो सुट्टे लगा रहे होते हैं अपने सिगरेट को बढ़ा देते हैं, उनको नहीं पता चलता कि इस सुट्टे से उनका और फिजिकल डैमेज आने शुरू हो रहे हैं, जो फिर उनके इस बिहेवियर में फर्क डालेंगे। तो नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे पहले जान छुड़ाएं, क्योंकि स्मोकिंग खुद आपको ऊपर वाली चीज इरिटेशन में लेकर जाती है। तो लिहाजा आपने उससे बचना है। फिर क्या है, जहाँ पे बाहर कहीं शराब पी जाती है उनके बारे में वो बता रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। रैपिड स्पीच, हम तेज तेज बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। फिर फेटिंग ये होता है कि हम लोग अपने आप को थका हुआ फील करते हैं। मुझे पहले इसको चेक करने, ये वो नहीं है, मुझे चेक करने दो। लफ्ज कहाँ से मैं भूल रहा हूँ, पहले मैं इसको अंदर ले आऊँ चौधरी साहब को। अब मैं तुझे दूंगा, तूने वहां से करना है। अल्लाह समझ गया। वर्ड्स के मीनिंग में बताना यस चाह रहा सर। हूँ। बेसकून याद आ गया यार, सब चीजें याद नहीं है, ठीक है। सर जी इतने डिफिकल्ट हैं ये सारे वर्ड्स। नहीं नहीं नहीं, पता है इसको तुम आसान भी कर सकते हो, इसको रेस्टलेस कह सकते हैं हम लोग, बात समझ रहे हो ना। लेकिन इसने किताब में अपने अंग्रेजों के लिए लिखी है ना, तो हम बच्चों, तुम्हारे तुम जैसे बच्चे जब कहते हो मैं उर्दू में बताएं, तो तुम्हारी बात समझ में आती है, तुम्हारी मदर टंग नहीं है, लेकिन उसने सही लिखी है किताब, ठीक है। एंड स्लीप डिसऑर्डर, और फिर क्या होता है, हमें नींद नहीं आ रही, फिर हम बेवक्त सोते हैं, फिर अब हम यूनिवर्सिटी से घर गए, टाइम है सोने का, हम नहीं सो पाएंगे, और जब सोने का नहीं टाइम होगा तो हम मगरिब के वक्त हम पढ़ के सो जाते हैं। ये बड़ा कॉमन है, ये हमें भी आ जाता है कभी कभी। अब आगे चलो जरा। स्टिमुलेटिंग इनोवेशंस, इनोवेशंस को कैसे स्टिमुलेट किया जाए, आपके अंदर डाला जाए, उसको उसको चलाया जाए कि नई नई चीजों को इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखो कहते हैं इसमें दो बातों पे हम ख्याल रखते हैं। एक क्रिएटिविटी का ताल्लुक होता है आइडिया से। आप बैठ के सोचते हैं हम यूं नहीं यूं करेंगे, अब हम ऐसे मार्केट करेंगे, हम ये वाली प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, अब हम फला प्रोडक्ट बनाएंगे। और उनको जब हम लोग अपने उस प्रोसेस के अंदर डालते हैं तो हम कहते हैं हमने इनोवेशन की है, मैंने अपने आइडिया को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है। तो जरा पढ़ के देखो क्रिएटिविटी क्या है। द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज, आइडियाज को लेना इन अ यूनिक वे, नए तरीके से, और टू मेक एन अनयूजुअल एसोसिएशन, एक ऐसी चीज जो कि अहम नहीं है, नई है, क्रिएट करी की है आपने, आपने एक नई चीज को सोचा है। तो देखो ये क्रिएटिविटी है। और इनोवेशन क्या है, टर्निंग द आउटकम्स ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस, जो हमने क्रिएटिव प्रोसेस में दिमाग में जो आइडियाज को हमने बनाया था, उसको हम यूजफुल प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, या वर्क मेथड्स में, तरीकों में बदल दें। मैं कहूँ ये काम अब ऐसे नहीं ऐसे होगा, हम वो काम जब करना शुरू करते हैं तो कहते हैं हमारी जिंदगी में इनोवेशन आई है, हमने कुछ नया किया है। पहले हम यूं कर रहे थे, इस काम को हम यूं कर रहे हैं। पहले हम मार्केटिंग के लिए जा जाके लोगों को हाथ में कागज देकर आते थे, अखबार में इश्तेहार देते थे। अब हम लोग लोगों के मोबाइल फोन के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप के ऊपर उनको अपना पूरा पूरा इश्तेहार भेज रहे हैं। तो देखो ये आइडिया था कि आओ मार्केटिंग करते हैं डिजिटल, और फिर डिजिटली हमने जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो इनोवेशन बन गई। बेटा कोई सवाल है या नहीं? आप लोग बहुत खामोश हो, मैं डरना शुरू हो गया हूँ। मेरी एनर्जी वापस है, मैं सही बताऊं, समझ आ रहा है? नो सर आ रही है समझ, आप आ पढ़ रही रहे है, हैं। चलो यस वेरी सर। गुड वेरी गुड। चलो देखो, अब वो कहता है, इसी के आगे बात करता है कि आइडिया चैंपियंस कौन लोग होते हैं। अब आपकी क्लास 50 लोगों की है, कुछ बच्चे मेरे जैसे होंगे, खामोशी से बैठे होंगे कि भाईजान हमने कोई हिस्सा नहीं लेना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना नए नए आइडियाज को लेकर आते हैं, वो नई नई कोई तरीका लेकर आते हैं। सर जी इस दफा जो मैच होगा ना वो यूं होगा, सर जी इस दफा जो हमारा क्या कहते हैं उसको, ट्रिप जाएगा ना वो यूं नहीं यूं करेंगे, उसमें बॉन फायर भी करेंगे। ये आप लोगों से हम सुनते हैं, हमें मजा आता है। तो आइडिया चैंपियंस क्या होते हैं? वो इंडिविजुअल, देखो, इंडिविजुअल्स हु एक्टिवली एंड एंथुसियास्टिकली, बहुत जज्बे के साथ, सपोर्ट न्यू आइडियाज, वो उनको उनको सपोर्ट करते हैं, नई नई चीजों को सोचते हैं। फिर बिल्ड सपोर्ट, ओवरकम रेजिस्टेंस, पहले वो उनके लिए सोचते हैं आइडियाज को, फिर उनको लाने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं, रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड इंश्योर दैट इनोवेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, और फिर वो ये भी यकीन करते हैं कि जो हमारे आइडियाज थे, जिनको हमने डेवलप किया, हमने इन्फोर्स करने की कोशिश की, वो क्या इनोवेशन में बदल गए, क्या वो इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। तो इनको हम, ऐसे लोगों को हम, उन इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को हम कहते हैं आइडिया चैंपियन। कि यार जो इनका सीआर है ना, ये और फला 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 चार लड़के जो है ना, यार ये आइडिया चैंपियंस है, नई नई बातें करते हैं और फिर उसको सोच के छोड़ नहीं देते,
उसको पूरे एंड तक ला के क्लास को वहां तक पहुंचा कर आता है। अब एक मैनेजर की मिसाल लेते हैं। एक मैनेजर है, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करना चाह रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट को शहर से गांव तक लेकर जाना चाहता है। उसके पास आइडियाज है, वो बैठे, अब उन्होंने आइडियाज लिए, उन आइडियाज को उन्होंने एंड तक पहुंचाना है, बिल्कुल एंड तक पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या होगा, वो बंदे चारों मिलकर उन आइडियाज को कंक्रीट करेंगे, फिर उनका प्रोसीजर बनाएंगे, और फिर मार्केटिंग टीम्स को वहां भेजेंगे और चेक करेंगे कि यार ये काम हुआ कि नहीं। तो पता चला कि हाँ ये काम हो रहा है। इसलिए जो आप सॉफ्टवेयर वाले लोग होते हो, अब आपने कहा कि पहले टेस्टिंग ऐसे होती थी कि हर बंदा अपना कोड खुद टेस्ट करता था। अब ये इनोवेटिव नहीं है, ठीक है, ये हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो इनोवेटिव बिल्कुल भी नहीं है, दहाइयों पुरानी बात है। लेकिन देखो अब ये किया कि अब टेस्टिंग यूं नहीं होगी कि मैं अपना मॉड्यूल खुद टेस्ट करूं, बल्कि ऐसा होगा कि मैं अपनी मशीन अपने दोस्त को दे दूंगा और वो मेरे वाले मशीन पे बैठ के मेरे कोड को टेस्ट करेगा, और मैं उसकी मशीन पे चला जाऊंगा और मैं उसके कोड को, क्योंकि दूसरा बंदा कीड़े अच्छे निकालता है। जब ये आइडिया मेरे जहन में आया, मैंने कहा भाई आज से हमारी क्लास में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम बैठकर जो रिव्यू, यानी इसको हम रिव्यू भी कहते हैं, कोड रिव्यू जब होगा, तो हम उसमें दूसरा बंदा बैठेगा, टीम नहीं आएगी, बाहर से लोग नहीं आएंगे, बस दूसरा बंदा जाके उसकी टेस्टिंग करता। तो देखो अगर मैंने इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं आइडिया चैंपियन कहलाऊंगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। अब देखो जरा, चेंज कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि चेंज को इंप्लीमेंट करती हैं। एग्जिबिट 6.8 है, या आपने देखना, इसमें सिर्फ वही कहानियां हैं कि अपने पास्ट और फ्यूचर को सोचें कि जो काम हम कर रहे हैं, जो हमने पास्ट में किया था, जो अभी हम कर रहे हैं, मुस्तकबिल में काम कैसे करें कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाए, और लोगों को कैसे राजी करें कि वो इस काम को करें। मेक लर्निंग अ वे ऑफ लाइफ। अपने आप को वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा माहौल बनाती है कि लोग अपनी मालूमात को शेयर करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, देखो अगर ये काम ऐसे करें ना तो बेहतर होगा। तो ये इस तरीके से इन चीजों को बेहतर करते हैं। मैं इन यार एग्जिबिट्स को डिस्कस तो करता हूँ, लेकिन आपने इसको पढ़ना है, इसको टालना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तेजी से इसलिए गुजरता हूँ कि आपको सिर्फ समझ आ जाए, लेकिन पढ़ना आपने ही है। एक्टिवली सपोर्ट एंड एनकरेज डे टू डे इंप्रूवमेंट। अब देखो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि चेंज कैपेबल होती हैं, इस काबिल होती हैं कि चेंजेस को इंप्लीमेंट करवा सकें, तो उनका माहौल ऐसा होता है कि वो रोजाना की बुनियाद पे जो नई चीज आती है वो कहते हैं ठीक है जी कर जाओ। जो नई चीज उनको समझ में आती है कि बेहतर है, अच्छा जी ये भी कर लो, तो नोट करो कि सपोर्ट मिलनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। इंश्योर डाइवर्स टीम्स, आपने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास एक ही तरह सोचने, एक ही तरह काम करने वाले लोग ना हो, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सोचने वाले, मुख्तलिफ तरह की कैपेबिलिटीज वाले लोग होंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि हम लोग नई चीजों को करने में आसानी महसूस करेंगे। नेक्स्ट देखो, इनकरेज मेवरिक्स। क्या हो रहा होता है, ये हम मैवरिक हम उन लोगों को कह रहे होते हैं जो कि ना हम कहते हैं यार ये बंदा जो है ना ये फ्री है, यानी ये जिसको आप लोग कहते हैं ना पागल है, चलो यूं कह लेते हैं कि यार ये बंदा जो है ना ये कोई बहुत हाई फाई चीज भी नहीं है, लेकिन यार ये सोचता जो है ना ये कहीं और से सोचता है, इसका दिमाग कोई और ही आइडिया लाता है और ये जालिम सोचता है। तो जरा इसको देख लो, बिकॉज देयर आइडियाज एंड अप्रोचेज आर आउटसाइड द मेन स्ट्रीम। वो आम लोगों की तरह नहीं सोच रहे होते। आप कहते हैं झल्ला है यार ये तो, लेकिन जब वो झल्ला कोई आइडिया देते हैं तो आप उछल पड़ते हैं कि इसने बात क्या कर दी। तो ये हम उन लोगों को कहते हैं जो कि नॉर्मल, हम जिनको कहते हैं कि नहीं है यार ये बंदा कोई डिफरेंट सोचने वाला है, तो वो कह रहा है कि इन लोगों को इनकरेज करें, इनसे बुलवाएं। ये नहीं बोल रहा तो इसे कहें यार बोल, तू भी तो कोई आइडिया दे। जब ये आइडिया देगा तो इसका आइडिया मेन स्ट्रीम से बहुत हटकर होगा। उसने यहाँ पे एक लफ्ज देखो कहीं पे यूज किया था, कैन हेल्प ब्रिंग आउट रेडिकल चेंज। बहुत ज्यादा नुमाया चेंज ये लोग लेकर आते हैं, क्योंकि ये हमारी तरह नहीं सोच रहे होते, ये बहुत डिफरेंट सोचते हैं, और ये कुछ ऐसी इनोवेशन हमें दे जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती है। अब जरा देखो, शेल्टर ब्रेक थ्रूज। अब क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो भी आइडियाज आते हैं, जो ब्रेक थ्रू आइडियाज आते हैं, हम उनको कैप्चर कर लेते हैं, हम उनको जाया नहीं होने देते। हम कहते हैं ये आइडिया जो आपने दिया, देखो, चेंज फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंड वेज टू प्रोटेक्ट, महफूज करना, संभालना, जाया ना होने देना दोज ब्रेक थ्रू आइडियाज। जो नया आइडिया आ रहा है उसको जरा वो संभाल लेती हैं। बेशक मैं कहूँ यार अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, 6 महीने बाद हम लोग ये करेंगे, तो हम उसको संभाल लेते हैं। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, फिर इसको समझना पड़ना बाद में, लेकिन समझ लो यार नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो। आपने चेंजेस करनी है तो आपको नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें, नए कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, आप उनको लेकर आओ।
बिल्ड एंड डीपन ट्रस्ट, आपने अपने लोगों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को ऐसा बनाना है कि लोग एक दूसरे के ऊपर एतमाद करना शुरू करें, एक दूसरे। क्या हुआ बेटा, कोई सवाल था? अच्छा, किसी का माइक ऑन हुआ था। एनी हाउ, तो अब क्या हुआ, ऐसा करें कि मैं, जो मैनेजर्स हैं, एक दूसरे पे एतबार करें, अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर एतबार करें। इससे क्या होगा कि नए आइडियाज बोलने आसान होंगे, समझाने आसान होंगे, समझने आसान होंगे, और फिर हम वो चेंज इंप्लीमेंट कर सकेंगे। अब देखो, couple permanence with perpetual change, because change is the only constant companies need to figure out how to protect their core strength। अच्छा चलो, ठीक है, याद आ गया मुझे। यार होता क्या है कि हम लोगों ने अपनी जो चेंज है उसको वक्ती तौर पर नहीं लेना होता, हमने उस चेंज को परमानेंट करना है, उस चेंज को मुस्तकिल करना है। लिहाजा वो कहते हैं कि आप इसको कॉन्टिन्यू प्रोसेस के अंदर रखें, आप इसको परमानेंट बना लें, आप इसको मुस्तकिल कर लें कि जब कोई तब्दीली चाहिए होगी, अभी आगे बताएगा ये कि तब्दीलियां एकदम से आती हैं, तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता, अगले चैप्टर में भी आप पढ़ोगे, आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो ये वाला एक तरीका है कि ये नहीं कि आज एक आइडिया आया, हमने किया और 6 साल हम सो गए। नहीं, हमने करना क्या है कि हमने अपने चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने इसको परमानेंट करना है कि जब जब आइडियाज आएंगे हम उसको डिस्कस करेंगे, जो फौरी हो सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो नहीं हो सकते, मैं फिर कह रहा हूं, प्रोटेक्ट कर देंगे, उनको हम संभाल देंगे। और अब जरा देखो, कुछ लोग होते हैं जिनका जो जहन होता है ना वो इंटरप्रेन्योर वाला होता है, नए वाली नई सोचें, वो लोग अपने अंदाज से बात कर रहे होते हैं। जो नए इम्प्लॉय, इसमें लिखा भी है देखो, many younger employees bring a more entrepreneurial mindset to organization। जो नए बच्चे आ रहे होते हैं उनको बोलने का मौका दीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे सवाल कीजिए, उनके आइडियाज के जवाब दें, उनके आइडियाज सुने। क्यों? क्योंकि ये नए लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी से ज्यादा कनेक्ट, मुझसे ज्यादा कनेक्टेड अब आप होंगे, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। जब आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो मुमकिन है आप अपने साथ कुछ ऐसे आइडियाज ले आए जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने, उसको पॉजिटिव साइड पे ले जाने में मददगार हो। तो बेटा ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि उन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, उनके माहौल को बदलने के लिए जरूरी है, जो कि अपने अंदर चेंजेस लाना चाहती हैं। अब जरा देखो, ये इसने दो चार्ट्स दिए हैं मुझे, चार्ट तो एक है लेकिन दो हैं। देखो, फास्ट कंपनीज टॉप 10 लिस्ट, ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक टॉप, देखो दो वो हैं जिन्होंने अपनी अपनी टॉप 10 ऐसी कंपनियों के नाम बताए हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक्स, नए आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं। ये आज की नहीं है, बहुत ख्याल रखना, ये पुरानी है जब ये बुक छपी थी। लेकिन देखो इसने क्या किया है, उस वक्त फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, अभी भी बल्कि नजर आ रही है हमें, ये ऊपर ही है सारी, यहाँ से एप्पल, तो इन्होंने अपने अपनी ये जो ना लिस्ट बनाते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीज अहम है, और ये लोग उसके मुताबिक फिर कंपनीज की रेटिंग करते हैं। जिस तरह अभी हमारे मुल्क की मईशत की बात हो रही है ना कि हम लोग ऊपर गए हैं, तो देखो वो कंपनीज ने बहुत सारे फैक्टर्स देखे, फिर उसने कहा जी आपकी मईशत यहाँ पर पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसे ही कंपनीज वो अच्छी मानी जाती हैं जो इनोवेशंस पर जा रही हो। तो लिहाजा देखो, वो उसने ये बताने की कोशिश की है कि हर साल की, हर महीने की, हर क्वार्टर की रिपोर्ट शाया की जाती हैं, जिसे बताया जाता है कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो इनोवेशन को ज्यादा पसंद करती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं। अब बताओ जरा, बात समझ में आती है? यार यस मुझे सर, क्यों लग रहा है तुम सब क्लियर। भागते हो। नहीं, क्लियर तो है, तुझे तो है, जो दो तीन है वो तो सुन रहे हैं, बाकी हजरात जिंदा हैं या नेपाल चले गए? मेरे ख्याल में मैं नेपाल सर, गई हुई है। अच्छा, सुन रहे हैं, नहीं नहीं बोल पड़ा, और भी बोलेंगे यार। असल पता है रहे मसला सर, क्या है, सुन या रहे तो तुम्हें सर। समझ आ रहा है, देखो दो बातें होती हैं खामोशी की, और मुझे दूसरी बात से डर लगता है। पहली तो ये सबको समझ आ रहा है, सब चुप है। दूसरी ये है कि सब सो रहे हैं और टीचर जो है बोले जा रहा है। तो दूसरी बात, ऑनलाइन में ये बड़ी कॉमन है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि उधर वाली साइड क्या कर रही है, नजर नहीं आ रहे होते आप लोग। तो बता दो कि समझ आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर, समझ आ रहा है। आ रहा है, अरे चलो सर, ठीक है, चलो। अब देखो उसने आगे बात की है, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज चाहिए थी ना, तो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कुछ चीजों को देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसा है, कल्चरल वेरिएबल्स कैसे हैं, तो अब वो क्या कहता है, हर कंपनी को इन वेरिएबल्स पर नजर रखें जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अलावा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं,
कि इनको अगर आप अच्छा मैनेज करेंगे तो आपकी कंपनी बहुत आसानी से चेंज को अडॉप्ट करना शुरू करेगी, चेंज को रेजिस्टेंस कम होगी। तो देखो जरा सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर हमारी यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होना चाहिए। एडॉप्ट एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, जो हमारी मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ना, ये ग़िज़ा वाला नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वो है कि जो हमारा नेचुरल स्ट्रक्चर है, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, उनके ऊपर एक छोटे लेवल का मैनेजर, फिर कुछ मैनेजर्स, जो मैंने आपको पिरामिड बना के शुरू में दिखाई थी। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें कुछ लोगों के ऊपर कोई उनका सुपरवाइजर हो, कुछ लोगों के फिर उनके ऊपर उनका एक और बड़ा सुपरवाइजर हो, फिर एक बहुत बड़ा सुपरवाइजर हो। कहते हैं इसका फायदा क्या होता है कि इसके अंदर हम उन लोगों को बेहतर मैनेज करते हैं, और जब उसको बुक में पढ़ोगे समझ में आएगा, हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। हर मैनेजर अपने बंदों को चेंज की वजह बताता है, चेंज का फायदा बताता है, फिर चेंज पे मजबूर भी करता है। कोई रेजिस्ट करता है तो कुछ मैंने आपको तरीके बताए थे कि उनको किसी को लालच दे के, किसी को दबाव दे के, किसी भी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज अच्छी है तो डाली जाती है। तो देखो, एडॉप्ट एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, एक नेचुरल स्ट्रक्चर लेकर आए जिसमें आपकी क्लास है, क्लास का सीआर है, फिर बहुत सारी क्लास है, सब क्लासेस के सीआरस के ऊपर एक क्लास का सुपरवाइजर बैठ जाता है, फिर ऊपर कोई चेयरमैन होता है, फिर तो देखो एक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। फिर आगे देखो जरा, मेक अवेलेबल प्लेंटीफुल रिसोर्सेज। चेंजेस के लिए जो एक चीज अहम थी, हमने पिछली क्लास में पढ़ी भी थी, लास्ट क्लास में, वो ये थी कि रिसोर्सेज पूरे ने। चेंज के लिए ये मत करें कि चीज तो है नहीं, लेकिन कोशिश करें आप उनको रिसोर्स, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आज के बाद हम सब लोग नई मशीनों पर जा रहे हैं तो रिसोर्सेज चाहिए। और फिर जब मैं कह रहा हूँ ये मशीनें नहीं है, आपको उस पर काम करना नहीं आता, तो मुझे ट्रेनिंग के रिसोर्स खोलने पड़ेंगे, जाओ भाई जाके ट्रेनिंग करके आओ, फिर आके इन मशीनों पर बैठना। तो ये बड़ा जरूरी है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं कि आपके पास रिसोर्सेज प्लेंटीफुल मीन होता है काफी, बहुत ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज उनको दें। फिर क्या है, इंगेज इन फ्रीक्वेंट इंटर यूनिट कम्युनिकेशन। देखो बेटा, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें छोटी छोटी टीमें काम कर रही हैं, तो हम हर टीम को एक यूनिट कह देते हैं। अब क्या हो कि उनको आपस में बातचीत का मौका दें, उनके लिए उनको उनको बिजी करें, एंगेज कर दे कि वो अपने मशवरे शेयर करें कि यार हम तो ऐसे करते हैं, तुम कैसे करते हो। उसका फायदा क्या होता है कि आपकी इनोवेशंस आती हैं, आपको नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, आप भी सीख रहे होते हैं, मैनेजर भी सीख रहा होता है। तो ये देखो कितना मजे का है। अब क्या चीज है, मिनिमाइज करें एक्सट्रीम टाइम प्रेशर को। आपने टाइम प्रेशर हटाना है, क्योंकि जो नई चीजें, क्रिएटिविटी सोचने का काम है, ये थोड़ा टाइम लेगी। आइडियाज को छानने में, उनको सोचने में, उनको साफ करने में, उनमें से बुराइयां समझने में टाइम लगता है। तो उसने बड़ी मजे की बात की है, जो क्रिएटिव नई चीजें हैं उनके लिए टाइम कॉन्स्टेंट को थोड़ा लाइट कर दें, प्रेशर मत डालें कि एकदम से चेंज करना है, तो वो धमाका हो सकता है। यानी बच्चे जो हैं या जो लोग हैं वो उसको उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जो कि वो कर सकते हैं। और लास्ट देखो, प्रोवाइड एक्सप्लिसिट, खास तौर पे अलग से सपोर्ट फॉर क्रिएटिविटी। जो लोग क्रिएटिविटी में आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें शाबाशी दें, उन्हें अलाउंसेस दें कि वो कुछ नया कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी में चले गए। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो इन ये 5 से बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली हर किताब 6, 5, 4 को डिस्कस करती है, तो ये 5 वेरिएबल्स जो है इन पे आप इनको बेहतर करें, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा जिसके अंदर चेंज को एक्सेप्ट करने की ताकत आनी शुरू होगी, या उसके अंदर लोग चेंज को लाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब कल्चर, और मैंने आपको पढ़ाया था पहले, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है। अब उसके अंदर क्या है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर हम बातचीत कैसे करते हैं, हम काम कैसे करते हैं, हम एक दूसरे के खुशी गम में कैसे, तो ये हमारा एक कल्चर सा बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब जरा देखो कल्चरल वेरिएबल क्या होते हैं, देखना जरा। एक्सेप्ट एम्बिगिटी, अगर कहीं पे कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप मान जाएं कि हाँ जी यहाँ पर कहीं पे कोई चीज वाजे नहीं है, इसको वाजे करने की जरूरत है। अड़ नहीं जाए कि जी चीज तो क्लियर है, बिल्कुल नहीं। जब तक वो चीज, जिस तरह आप एग्जाम में होते हैं ना, एक सवाल अगर थोड़ा सा टेढ़ा सा आ जाए तो आप लोग हाथ उठा देते हैं कि सर जी इसे जरा क्लियर कर दें। आप ये नहीं कह रहे होते कि हमें बता दें, आप कैसे क्लियर कर दें। तो इनफैक्ट दैट इज द राइट थिंग, आपने एम्बिगिटी को खत्म करना है, ताकि अगर कोई चीज नई आ रही है और मेरे जहन में नहीं बैठ रही, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं फौरी तौर पे उस चीज को क्लियर करूंगा कि यार ये चीज क्यों कर रहे हो, इसका क्या मकसद है। तो आपने इस वेरिएबल पे ख्याल रखना है, फिर इससे कल्चर बनना शुरू कर देता है। जहां कहीं पे कोई चीज क्लियर नहीं होती तो हम उसको पहले क्लियर कर लेते हैं।
टॉलरेट द इम्प्रैक्टिकल, जो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है उनको बर्दाश्त करना सीखें। ये कल्चर का हिस्सा होता है कि यार ये चीज इस तरह से इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं, कोशिश करते हैं। जो नहीं हो सकती, फिर मैनेजर मान जाता है कि डूएबल नहीं था, इतने टाइम में नहीं हो सकता था, फिर वो उसको हम कहते हैं लर्न करना। वो सीखता है, अगली दफा वो गलती नहीं दोहराता। तो लिहाजा हम इसको भी टॉलरेट करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। हैव लो एक्सटर्नल कंट्रोल्स, हमारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। हमने कहा था ऑर्गेनिक बनाएं, यानी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर्स हों। अब क्या होगा कि हम इंटरनली कंट्रोल कर रहे होते हैं, हर चीज हमारे हाथ में है, हम बाहर के कंट्रोल्स को नहीं अपने ऊपर हावी होने देते, बाहर की चीजों को। तो इससे क्या होगा, अगर हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल्स कम है तो हमारा कल्चर स्ट्रांग है, हम अपने अंदर तौर पे मजबूत है, हम काम कर सकते हैं। टॉलरेट रिस्क टेकिंग, देखो बेटा रिस्क टेकिंग का क्या मतलब है, रिस्क लेने के लिए कभी कभी ऐसा होता है गड़बड़ भी हो जाती है, तो टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना और इसको वेलकम करना। यार रिस्क तो है इस काम में, शायद हमें लॉस हो जाए, लेकिन चलो लॉन्च करते हैं, ये वाली ऐप बनाते हैं। लगता है कि शायद हम इसमें कहीं थोड़े से मार्केट नहीं ले सकेंगे, तो मैं कहता हूँ यार टॉलरेट करें, हमारा कल्चर है, हम छोटा मोटा रिस्क जो है बर्दाश्त करते हैं। फिर देखो जरा, इसमें एक और कल्चर बड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट। अब हम में आपस में लड़ाई हो गई, मैंने कहा चेंज लानी है, आपने कहा नहीं लानी। फिर अब मुझे इसको टॉलरेट करना है, इसको बर्दाश्त करना है, और फिर इसमें से सोल्यूशन निकालना है। आपको समझाऊंगा, आप मुझे समझाएंगे, मुमकिन है आपकी बात सही हो और मैं कहूँ यार चेंज नहीं ला सकते, आपकी बात दुरुस्त थी। तो लिहाजा क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट पे लड़ नहीं पड़ती, कल्चर स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे कॉन्फ्लिक्ट आए और हम उस पर बातचीत करें। फोकस ऑन एंड्स, ये देखना जरा, हमें आउटपुट के ऊपर फोकस रखना है रादर देन मीन्स, तरीकों के बजाय। ये काम इस तरीके से भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, एक अच्छा तरीका चूज कर लें और उसके बाद आपका अब सारा का ध्यान होगा कि मैंने ये चीज बनानी है, मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाना है, मैंने ये प्रोडक्ट बनानी है, मैंने ये सर्विस बनानी है, कोई कोई सर्विस देनी है। तो लिहाजा होगा क्या, जो एंड रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें और जो मीन्स आपने डिसाइड कर लिए हैं उन पे अब आप चलते जाएं। एक सेकंड बेटा, मुझे लग रहा है कि बैठा है आके, नहीं चला गया है फिर। अच्छा चलो वापिस आओ फिर। डेवलप एन ओपन सिस्टम फोकस, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सबको अपने देखो टीम्स काम कर रही होती है ना, लेकिन एक चीज होती है, एक टीम को अपने काम के बारे में मुकम्मल पता होता है कि मैंने क्या क्या काम करना है, और बाकी टीम को उनके काम का पता है। तो लिहाजा हमें ओपन सिस्टम फोकस रखना होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे काम का मकसद क्या है, वो हमें बताना होता है। और हर टीम को अपने टीम का जो है ना फोकस पता होता है। बाजों का जो हम चीजें बना रहे होते हैं, तो एक टीम को दूसरे का, बाजों का नहीं, हमेशा अक्सर दूसरी टीम का नहीं पता हो क्या बना। मैं एक छोटा सा पुर्जा बना रहा हूँ, एक और कोई और बना रहा है, एक और कोई और बना रहा है, फिर जब ये मिलता है तो एक टैंक बन जाता है, तो हमें नहीं पता होता। लेकिन अपनी टीम अपने लेवल के ऊपर हमारा सिस्टम ऐसा बनता है जिसमें ओपन सिस्टम फोकस होता है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग अपनी चीजों को जान सकते हैं, हम उनको पूछ सकते हैं। और लास्ट चीज देखना, कल्चरल वेरिएबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कहलाती है प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। जब भी कोई शख्स कोई नए काम का आइडिया लाए तो उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए, उसके पीछे मत पड़ जाए, उसकी बात सुने, उसको समझे, अगर वो डूएबल नहीं है तो भी अच्छे तरीके से उसको फीडबैक दें कि यार ये नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है फिर शाबाशी भी दें और पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करें। बताओ बेटा, कुछ समझ में आया तो नहीं है? इजी है आ सर। गया सर। इजी है, चलो अल्लाह करे। मैं अब जितना भी उसको उर्दू और हर तरीके से समझा रहा हूँ, देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल्स, अब ह्यूमन रिसोर्स होते हैं तुम लोग, मैं, इंसान जो कि काम कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं, स्टाफ है, सब लोग ह्यूमन रिसोर्स है। अब जरा देखो, एक चीज बड़ी अहम है जो मैं शुरू से कह रहा हूं, आप देखना कितनी अहम आ गई। एक्टिवली प्रोमोट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू कीप एम्प्लॉय स्किल्स करंट। देखो बेटा, अगर मैं नई चीजों को नहीं सीखूंगा ना तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो होना क्या चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन हमें नए कोर्सेज देती है, आप ये पढ़ाएं इमरान साहब, इसको छोड़ें, इसको पकड़ें। हम कर क्या रहे होते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को करंट या अप टू डेट रखने के लिए हम उनको ट्रेनिंग्स कराते हैं, हम उनको सिखाते हैं, हम उनको नए नए स्किल, ताकि ये ना हो कि हमारी टीम पीछे रह जाए। अगर ये पीछे रह गई तो जो हमारी बेस है, इनोवेशन, नई चीज, चेंज, वो कभी नहीं आएगी। तो इंसानों के लिए उन्होंने क्या कहा है कि आप प्रोमोट करें बहुत एक्टिवली ट्रेनिंग्स को और डेवलपमेंट को, ताकि एम्प्लॉय जो है वो करंट स्किल्स के साथ, करंट टूल्स के साथ, करंट टेक्निक्स के साथ चल सके और अपना काम कर सके। अब जरा देखो,
जो लोग रिस्क लेते हैं ना उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। कोई जरा सी गड़बड़ हुई उनको कहा जी आप तो जाएं, आप तो बहुत तेज हो। देखो क्या हो रहा है, ऑफर हाई जॉब सिक्योरिटी, उन्हें ज्यादा सिक्योरिटी दें जॉब की, टू इनकरेज रिस्क टेकिंग, ताकि लोग रिस्क लेना सीखें, वो नई चीजों को सीखना चाहें। अगर मुझे ये डर है कि मैं नई चीज के ऊपर गया और मुझसे काम ना हुआ, नई मशीन पे गया और काम ना हुआ, ये तो मुझे निकाल देंगे। तो याद रखना, मैं कभी चेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं पुरानी मशीन पे ही बैठा रहूंगा। तो उसने क्या कहा है कि यार अगर कोई रिस्क टेकिंग पे जा रहा है, वो नया काम कर रहा है, तो आप उसको जॉब सिक्योरिटी दें, उसको थ्रेट मत दे दें, काम ना हुआ तो निकाल देंगे। तो वो बिल्कुल बेचारा पिचक जाएगा। तो देखो कितना मजे का है। थर्ड देखो जरा, अभी हमने एक चैंपियन, आइडिया चैंपियंस पढ़ा था, यहाँ पर देखना चेंज चैंपियन क्या है। इनकरेज इंडिविजुअल्स टू बी चैंपियंस ऑफ चेंज, जो लोग चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ला रहे हैं। मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, मुझे कहा आपने काम यूं नहीं यूं करना है, अगर मैं वो काम कर लेता हूँ मुझे शाबाशी दें, ताकि और लोग कहें यार वाह, ये इमरान एक आम सा आदमी है, इसने ये काम को नए तरीके से किया, सारे इसको शाबाशियां दे रहे हैं, हम भी करेंगे। तो देखो जब आप इंडिविजुअल्स को चैंपियंस ऑफ चेंज करके इनकरेज करते हैं ना, तो फिर इसमें होता है, आपने देखोगा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, फलाना ऑफ द वीक, फलाना ऑफ द ईयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एम्प्लॉय को इनकरेज करती हैं, मोटिवेटेड रखती हैं कि जी हमने ये काम और मेहनत से और ज्यादा करना है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल था। अब जरा यहां से देखो, ये सब कुछ वही है जो तुम लोग अभी पढ़कर आए हो, स्ट्रक्चर वेरिएबल, ह्यूमन रिसोर्स, कल्चरल वेरिएबल्स, इनको अब आपने देख लेना है। और देखो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की बात हो गई, एबंडेंट रिसोर्स, एबंडेंट का मतलब बेटा याद रखना वो ही है जो हमने कहा था कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये डायग्राम एग्जैक्टली वही है, टाइम प्रेशर कम करें, ठीक है। अब देखो जरा ये सारे आपने देखने, ये उसी में से जब आप पढ़कर आए हो। और अब देखो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। पहले बताओ कुछ समझ में आया या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ शायद 10 या 12 स्लाइड थी जिसमें मैंने 40 मिनट लगाए हैं, और इसलिए लगाए, जान के लगाए हैं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए, ताकि आपको एक एक लफ्ज समझ में आए कि क्या हो क्या रहा था। कुछ क्लियर हुआ है? यस सर। बहुत कुछ सर। बड़ा न चलो, बहुत कुछ ऐसा मरा सा तूने कहा है यस सर, कि मुझे तो तूने शर्मिंदा कर दिया यार। मैं ये नहीं कह रहा उछल के कह, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर, आ समझ रहा है आया। सर, क्यों नहीं आ रहा? क्लियर सर। अच्छा क्यों नहीं आ समझ रहा? आ गई ठीक है, सर। आ गई, चलो अल्लाह करे, बस थोड़ा सा मेरे साथ साथ दो बेटा, ताकि जो हमसे कमी थी ना, कोताही हुई है, वो नेचुरल थी। अब हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा, अब जरा इसमें सवाल जवाब होंगे, लेकिन ये बहुत मजे का है। अब तुम लोगों के ऊपर कहानी आ गई। तुम्हें मैं ये नहीं कह रहा तुम मैनेजमेंट बन के सोचो, वो मैं बन के सोचवाऊंगा सॉफ्टवेयर और उसके हवाले। तुम सिर्फ जरा एक टीम, क्रिकेट टीम, उसके हवाले से देखना, तुम कैसे फील्डिंग चेंज करते हो, तुम कैसे बॉलर्स को बदलते हो, तू हट जा, तू बॉलिंग ना कराई, ऐसा हो रहा होता है या नहीं? फुटबॉल में तुम बंदों की पोजीशंस बदल रहे होते हो। जरा देखना, ये है डिसीजन मेकिंग। कप्तान को ये काम दिया जाता है और वाइस कैप्टन को भी यही काम दिया जाता है कि यार तुमने चेंज करना है, डिसीजंस लानी है। तो देखो मैनेजर्स एज डिसीजन मेकर्स, मैनेजर्स कैसे डिसीजंस करते हैं, वो कैसे चीजों के बारे में डिसाइड, उनके पास 5 फैसले पड़े हैं, वो उन 5 या 5 चीजें पड़ी हैं, वो उनमें से कैसे अपनी मर्जी का फैसला लेकर आएंगे कि ये मुझे बेहतर लग रहा है। तो देखो क्या कह रहे हैं, वी विल स्टडी और डिस्क्राइब द 8 स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पहले हम ये भी देखेंगे, फिर करेंगे कि क्या 4 तरीके हैं जिसके जरिए मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्लासिफाई कर लेंगे डिसीजन और डिसीजन मेकिंग कंडीशंस को। फिर हम क्लासिफाई करेंगे डिसीजंस, नहीं सॉरी, ये 2 दफा लिखा गया, आइडेंटिफाई इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। और हम ढूंढेंगे कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि इफेक्टिवली किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की जाती हैं जब हमने कोई डिसीजन लेना हो। हम मशवरा करते हैं, हम मशवरा नहीं करते, हम कुछ लोगों से मशवरा करते हैं, सबसे, तो ये भी हम देखते हैं। तो अब जरा देखिए, डिसीजन मेकिंग है क्या? डिसीजन, पहले डिसीजन समझो, फिर देखते हैं। डिसीजन इज मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो बेटा, मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं कोरोना के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, और एक ऑप्शन ये है कि मैं कोरोना के खत्म होने का इंतजार करूं। ऑल्टरनेटिव, मुतबादिल मुझे नजर आ रहे हैं कि यार अभी मुझे लग रहा है कि बिजनेस सब बैठ गए हैं, मुझे कुछ टाइम थोड़ा सा वेट करना होगा, और जो ही बूम आएगा, लोग निकलेंगे, तो फिर मैं एकदम से अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ये एक शॉप या एक रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही है। तो अब आप देखो, आपके पास चॉइस है, आप उनमें से कोई एक को जब चूज करते हो तो हम कहते हैं तुम्हारा डिसीजन है। अब मैं क्रिकेट पे अगर तुम्हें ले जाऊं, तुम्हारा पसंद का है, शायद तुम में से कोई लोग जाग जाओ। तो देखो बेटा, आपके पास अब ऑल्टरनेटिव है,
तलहा भी बॉलिंग करा सकता है, सर इमरान भी करा सकते हैं, लेकिन सर इमरान को छक्के पड़ेंगे, लिहाजा तलहा कराएगा। तो देखो अब क्या हुआ, तुमने दो ऑल्टरनेटिव में से एक को चूज किया, तुम्हें तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा डिसीजन है, या हाँ या नहीं। यस मैं बीच में एक दो को जगाता रहा हूँ, बाकी शायद शर्मिंदा होते रहे, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसी रुकावट या एन ऑब्स्टिकल, रुकावट दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू अचीव अ डिजायर्ड गोल और पर्पस। अगर ऐसी कोई भी एक रुकावट जो मेरे सामने आए और मुझे मेरे गोल तक पहुंचने में मुश्किल कर दे। अब मेरा गोल क्या था, एक कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करना, बीच में आ गए कोरोना भाई। तो अब कोरोना भाई की वजह से एक प्रॉब्लम रेज हुई है जो मुझे मेरे गोल्स तक, मुनाफा कमाने तक, कंपनी के गोल्स तक पहुंचने में मदद नहीं दे रहा। तो अब मुझे डिसीजंस लेने हैं उस प्रॉब्लम को टेक ओवर कर, उसको कंट्रोल करने के लिए, या उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव में से एक मुतबादिल को चूज करना है। मैं एक ऐसा फैसला करूं कि इस प्रॉब्लम से जान छूट जाए। तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो जो चीजें रुकावट आ रही होती हैं, तो हमने उसके लिए डिसाइड करना होता है। मैंने जान के क्रिकेट की मिसाल दी कि एक मुश्किल बैट्समैन अगर आके रुक जाए क्रीज के ऊपर, तो हमारे डिसीजंस क्या होंगे, किसी तरह इसको क्रीज से निकालो, इसको आउट करो, बाकी मैच का सोचते हैं। तो देखो हम लोग उस वक्त हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुका है वो बंदा जो हमें हमारे जीत से दूर कर रहा है। तो अब शायद तुम्हें समझ में आ जाए, यस और नो। यस सर। यस सर। आप बेटा वेरी गुड, चलो शुक्र है आप थोड़ा सा जागे हो तुम। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग डिसीजन। अब मैं तुम्हें क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये कोई 7 चीजें पड़ी हैं। हम इस तरीके से जब भी कभी सोचते हैं, तो हम अपने डिसीजंस में इनको पहले हम सोचते हैं प्रॉब्लम क्या है, फिर हम सोचते हैं हमने किस चीज की बुनियाद के ऊपर डिसाइड करना है, फिर एलोकेटिंग वेट हमने अपने, अब मैं चलो मैं इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ, इससे ज़रा मुश्किल होगा। माई सेल्स रेप्स नीड न्यू कंप्यूटर्स। देखो बेटा मेरी एक कंपनी है जहां पर मैंने अपने रैप, सर थोड़ा जूम कर दे। सॉरी सॉरी यार, ये पता क्या तस्वीर है, मैं तुम्हें इसलिए कह, मुझे भी यही तकलीफ हुई है। मैं एक मिनट तुम्हें आगे ले चलता हूँ, 1 मिनट रुको, ये तुम्हें मैं सारा बताता हूँ, 1 मिनट रुको। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया एंड एलोकेटिंग वेट्स टू द, देखो इसने इनको 7 को ना, इसने 3 यहीं पे डाल दिया है एक पे। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कह रहा है, जरा सुनना, तुम इसको सुन लो, क्योंकि अभी ये मुझे जूम यहाँ से नहीं करने देगा, मैं इस पे मोड में हूँ। माई सेल्स रेप नीड कंप्यूटर्स। जो मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको कंप्यूटर्स चाहिए। मैं भी आगे इसको पूरा तफसील से पढ़ाता हूँ। अब मुझे डिसाइड करना है कि यार मैं इनको कौन सी मशीनें लेकर दूं, लैपटॉप ले दूं कोई। अब तो जमाना बदल गया ना, अभी पुरानी वाली किताब वाला जमाना नहीं है। अब शायद जो सेल्स रैप है, जो मूव कर रहा है, उसको टैबलेट चाहिए होगा, उसको टैब लेकर दें, उसको अब आप कंप्यूटर ना लेकर दें, लैपटॉप कम से कम लेकर दें। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं डिसीजन क्राइटेरिया सोचूंगा। देखना अभी तुम्हें आगे मैं बताऊंगा, जरा सब बच्चे 10 मिनट इसके ऊपर 5 मिनट लगाओ, तुम्हें अगली वाली बातें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। डिसीजन क्राइटेरिया ये है कि मैंने सोचना है, देखो जो नजर तुम्हें नहीं आ रहा है बोल दूं, मुझे कुछ कुछ आ रहा है। मेमोरी एंड स्टोरेज, मेरे पास क्राइटेरिया ये है कि मेमोरी या हार्ड डिस्क कितनी हो, कैसी हो। फिर देखो जरा एक और क्राइटेरिया है डिस्प्ले क्वालिटी, कितना साफ उसका। आप लोग जब जाते हो ना गेम्स खेलने, तो आप डिस्प्ले परफॉर्मेंस, आपके क्राइटेरियाज ये होते हैं। प्रोसेसर सर मुझे तेज दीजिएगा, सर ग्राफिक कार्ड ऐसा हो जो कि मुझे बहुत क्लियर दिखाए। तो देखो मैं अपने सेल्स रेप के हवाले से देख रहा हूँ कि उसने डेटा स्टोर करना है, स्टोरेज ज्यादा हो, डिस्प्ले सही हो, बैटरी की जिंदगी, बैटरी की लाइफ ज्यादा हो। फिर मैं देख रहा हूँ वारंटी मुझे देगा या नहीं देगा। फिर मैं देख रहा हूँ कि कैरिंग वे, वजन कितना है, कितना वजन चुक के फिरते रहेंगे ये। तो अब नोट करो, ये सब चीज है डिसीजन क्राइटेरिया। अभी तुम्हें आगे मैं चार्ट दिखाऊंगा, जो तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम परेशान ना हो। ये देखो मेमोरी एंड स्टोरेज को मैंने वजन दिया कि सबसे अहम ये है, बैटरी लाइफ ये है, कैरिंग वेट ये है, वारंटी ये है, और डिस्प्ले क्वालिटी की उनको इतनी जरूरत नहीं है 3। तो मैंने इनको वजन दिया है, अहमियत दी है। 10 ज्यादा है, यानी उसकी स्टोरेज ज्यादा होनी चाहिए। अब वो क्योंकि फील्ड में जाएगा सेल्स रैप, उसकी बैटरी बार बार डाउन ना हो, फिर उसका वजन कम होना चाहिए, वारंटी चलो ठीक है कम है उसका वेट, डिस्प्ले पे भी गुजारा होगा। तो अब जरा वापस आओ और देखो, तुम्हें समझ में आएगा। ये देखो ये मेरे क्राइटेरिया थे, और मैंने इनमें से हर एक को, अब देखो डिस्प्ले क्वालिटी मैंने सेकंड पे लिखी, लेकिन जब मैंने इसकी अहमियत को
एनालाइज किया, मुझे पता चला कि ओहो डिस्प्ले क्वालिटी इतनी जरूरी नहीं है सेल्स रैप के लिए, कोशिश करें कि इसको वेट कम कर दें। तो देखो एलोकेटिंग, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया, मैंने जो चीज जितनी अहम है उसको उतना ज्यादा वजन दिया। अब इसने यहां पर क्या किया है, ऑल्टरनेटिव्स बनाए कि मुझे एचपी वाला जो है वो ये दे रहा है, मुझे सोनी वाला ये कुछ दे रहा है, मैं भी आपको दिखाता हूं। और फिर हमने इन तमाम के बीच में मुकाबला किया, एनालाइज किया इनको, फिर हमने उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया, यार फलानी कंपनी का ले ले, और फिर हमने उसको ले लिया। अब आपके लिहाज से सोचता हूं, अभी मैं पढ़ाऊंगा लेकिन आपके, सर अब तलहा ने मुझे कुछ अर्से पहले कहा, तो मैंने कहा तलहा सुनो, तुम हार्डवेयर वाले से किसी बंदे से पूछो, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें नालायक हूँ, यानी मुझे हार्डवेयर का इतना नहीं पता कि टॉप मोस्ट क्या है, मीडियोकर क्या चीजें हैं। मैं जब खरीदने जाता हूँ तो किसी ऐसे बंदे को साथ ले जाता हूँ या उससे कुछ पूछ लेता हूँ बिठा के, यार मुझे बताओ आजकल लैपटॉप्स में क्या चल रहा है, मोबाइल्स में क्या है, टैब में क्या है, तो फिर उसमें फायदा ये हो जाता है कि मुझे ऑल्टरनेटिव्स मिलने शुरू होते हैं। अब आप हो, आपने कहा मुझे एक लैपटॉप चाहिए, फिर आपने कहा सर उसमें, अब जब मैंने ताला से कहा सर उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसने कहा सर रैम इतनी हो, हार्ड डिस्क कितनी हो, डिस्प्ले 14 इंच से ज्यादा, वट एवर, मैंने वो सब कुछ लिख लिया। फिर मैंने कहा ताला तुम्हें क्या लगता है क्या चीजें कितनी ज्यादा तुम्हें अहमियत किस चीज की है। अब तलहा ने मुझे स्टोरेज पे इतना जोर नहीं लगाया, इसने रैम पे जोर लगाया और प्रोसेस पे लगाया, प्रोसेसर पे लगाया कि सर तेज चलता हो, ताकि मैं अपने असाइनमेंट्स करूं तो जब मैं प्रोग्रामिंग करूं तो स्लो ना हो, जब मैं सर्फिंग करूं स्लो ना हो। तो देखो मैंने ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर इसके वजन दे दिए, अहमियत के पॉइंट्स दे दिए। फिर मैंने बाजार में भेजा, मैंने कहा जाके जरा देखो कितने तुम्हारे पास तरह के, तोशीबा भी मिल रहा है सर, फलाना भी मिल रहा है। मैंने कहा ले आओ, ये सबके ब्रोशर्स ले आया। मैंने कहा बैठ के इसको एनालाइज करो और सोचो किसमें किसमें क्या चीजें तुम्हारे करीब है, तुम्हारी पसंद के, तुम्हारे इस वजन के, इन वजन के करीब, इन कंपनियों में से क्या, एनालाइज करो जरा बैठ के। पहले ऑल्टरनेटिव जमा किए, फिर उनको एनालाइज किया, और फिर उनमें से किसी एक को चूज किया। देखो इसने यहाँ पे रेड निशान लगाया है डेल पे, जब आप इसको पढ़ोगे बुक से तो नजर आ जाएगा, डेल के ऊपर निशान लगाया है। इसका मतलब है इसने यहां से इस वाले का एनालिसिस के बाद इसने इस वाले एक चॉइस को चूज कर लिया, सेलेक्ट किया है। सिलेक्ट किया है। और फिर उसने उसके बाद क्या किया, उसने इसी को इंप्लीमेंट करना होता है बेटा, उस काम को कर गुजरना, कर देना। तो इसने उसको खरीद लिया, डेल इंस्पिरॉन इसने ले लिया। पहले बताओ तुम्हें अब समझ में आता है दोनों लेवल से, कंपनी के कंप्यूटर्स और तुम्हारा। यस सर। यस सर। चलो अब जरा देखना, अब देखना, अब तुम्हें ये चीजें एक लम्हे में समझ में आएंगी कि वो चार्ट जो था, मैं इसलिए दोबारा उस पर वापस गया हूं कि तलहा की मिसाल देते हैं, आप लोगों की देते हैं, आपको समझ। अब देखो जरा, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया एंड एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया। प्रॉब्लम क्या थी, अपने कंपनी के सेल्स रेप्स को कंप्यूटर्स देने हैं। डिसीजन क्राइटेरिया क्या था, हमने बहुत सारे क्राइटेरिया देखे, स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कैसा होना चाहिए, डिस्प्ले, हमने सबको देखा। और फिर हमने अपने जो सेल्स पर्सन है उनकी नीड के मुताबिक, उनकी जरूरत के मुताबिक हमने हर क्राइटेरिया को, इन्होंने फिल्में नहीं देखनी, इनका जो डिस्प्ले है दरमियाना होना चाहिए, इन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स लेने हैं, इन लोगों ने डेटा ज्यादा स्टोर करना है, इनकी हार्ड डिस्क बड़ी होनी चाहिए। तो देखो हमने उसको फिर वजन देने शुरू किए। फिर क्या किया, डेवलपिंग, हमने उसके लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स लेकर आए, एनालाइज किया, उनमें से एक को सिलेक्ट किया जो कि हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा, हमारे लिए वो मशीनें अच्छी हो जाएंगी। और फिर हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने वो डेल इंस्पिरॉन खरीद लिया, हमने वो कंप्यूटर ले लिया जो कि हमें उन तमाम के तज्जिए, हाँ एनालिसिस का मतलब होता है, एनालिसिस की उर्दू होती है तज्जिया, चीजों को एक दूसरे से कंपेयर किया या उनके बीच में हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, उसको एक दूसरे के साथ मैच किया। तो अब देखो, जो इम्प्लीमेंट कर लिया, खरीद लिया, और लास्ट क्या होता है, अब बैठ के इवैल्यूएट किया कि हमने जो मशीनें खरीदी हैं क्या ये वाकई इफेक्टिव हैं या नहीं। ये फोर्थ वाला इतना इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो नहीं लगेगा कि सर अब तो खरीद लिया जाया हो गया, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। ये जो तुमने फोर्थ स्टेप है, इवैल्यूएशन होती है, हम जाके देखते हैं, पूछते हैं मैनेजर, हाँ भाई मशीन कैसी चल रही है, हाँ स्टोरेज का इश्यू तो नहीं है, स्लो तो नहीं है, बैठ तो नहीं जाती है, तो देखो इसका फायदा क्या हुआ, सर आप तो खरीद चुके, इसका फायदा कब होगा बताओ जरा कोई बच्चा। बच्चों मुझे अपनी मेहनत नेक्स्ट जाया टाइम होती। सर। एक्सीलेंट, चलो शुक्र है तूने मुझे मायूसी से, मैं भी कहने लगा था बेटा बेकार कर रहे हो मुझे तुम।
इससे तो बेहतर है मैं स्लाइड रीड किया करूं, घर चला जाऊं फिर, या तो मैं भेज दूं। वेरी गुड, बोल पड़ा है वो। सर नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप डिसीजन करेंगे ना, तो आपके जहन में ये वाला रिजल्ट जरूर मौजूद होगा। और अभी आप जब इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी परसेप्शन बनी होती है। आप पहले ही मुझे कह देते हैं कि सर जी एक बात सुने, अगर आपने मोबाइल लेना है ना, तो सर आप फलाना मोबाइल ना लें, फलानी कंपनी का ले लें। मैं तो क्यों भाई? सर जी मेरे दोस्त ने लिया है सर जी, उसका कैमरा देखें, उसके 5 कैमरे हैं। मतलब तुम लोगों को तो वो भी बीमारी हो गई ना, कैमरे भी 10 होने चाहिए, मोबाइल चले ना चले कैमरा चलता हो। तो वो तुम्हारा एक एक्सपीरियंस बनता है, वो तुम्हारी बायस यानी झुकाव बन जाता है। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये कितना अहम पॉइंट है, फोर्थ। और हमेशा हम इसको कहते हैं यार इवेल्युएट, इतने आराम से नहीं जा सकते। इवेल्युएशन सबसे अहम है। जब आपने 3 को इतना टाइम दिया, तो याद रखना इवेल्युएशन को टाइम दें, फीडबैक मंगवाएं, स्लो है फास्ट है। अगले डिसीजन में आपके पास पहले से ही रेडीमेड इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। अब जरा हर चीज को अलग पढ़ो। स्टेप 1, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, इसको ढूंढें। Characteristics of problem. A problem becomes a problem when a manager becomes aware of it. अवेयर ऑफ इट होता है जान लेना। जब एक मैनेजर को पता चल जाता है कि ये इशू है, तो वो प्रॉब्लम बन जाए। पहले जब तक पता नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि कंप्यूटर्स पुराने हो गए, अब सेल्स पर्सन के कंप्यूटर बदलने का टाइम आया है, तो अब ये उसका एक प्रॉब्लम बनना चाह रहा है। अब ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा, उसके जहन में रहेगा यार ये बंदे अब काम सही नहीं कर रहे, अब कुछ करना पड़ेगा। और जब ये प्रॉब्लम उसको नजर आई, तो सेकंड स्टेप पे देखो, देयर इज प्रेशर। जब प्रॉब्लम पता चल जाती है ना, तो मैनेजर के लिए प्रेशर बनना शुरू होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उनको कंप्यूटर दें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो ज्यादा प्रोड्यूस करें, वो काम ज्यादा करना शुरू सॉरी काम ज्यादा करना शुरू करें। द मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी। अब बड़ी मजे की बात सुना, अब यहाँ पे मैनेजमेंट सही खेलेगी। मैनेजर के पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, ताकत, कि यार वो उसका डिसीजन ले सकता है। यानी अब मैं डिसीजन ले ही नहीं सकता कि पेपर ऑनलाइन होंगे या कैंपस में, और मैं मजे से कह रहा हूँ यार मैं देखता हूँ, मैं नहीं देख सकता, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। नंबर 2, इंफॉर्मेशन, नॉलेज होनी चाहिए कि ये काम है क्या, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। मुझे पता ही नहीं है कि पेपर ऑनलाइन होने, और मैं कह रहा हूँ मैं कुछ करता हूँ। ना अथॉरिटी है, ना इंफॉर्मेशन है, और ना रिसोर्सेज है। तो अगर मैनेजर है तो उसके पास ताकत होनी चाहिए फैसला करने की, डिसाइड करने की, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसके पास वो तमाम बंदे चाहिए तो बंदे हो, पैसे चाहिए तो पैसे हो, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी हो, ऑफिस चाहिए तो ऑफिस हो। जो भी उस प्रॉब्लम की नेचर है उसके मुताबिक उस बंदे के पास रिसोर्सेज हो, तो वो फिर उस पर काम कर सकेगा। पहले बताओ बात समझ में आती है या नहीं? अब ये बहुत मजेदार हो गया है। यस सर। आ रहा है समझ? चलो चलो ठीक है। अब देखो जरा, पहले में हमने सोचा प्रॉब्लम क्या है, अब दूसरे में क्राइटेरिया सोचेंगे कि उसको अगर सॉल्व करना है, रिजॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो क्या कर। देखो जरा, डिसीजन क्राइटेरिया आर फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टू रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि ये डिसीजन क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो बड़े अहम है अगर हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें। अब देखो जरा सोचना, जब मैं कंप्यूटर लेने की बात कर रहा था, तो कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड, मुझे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, ये मेरे लिए बड़ा अहम क्राइटेरिया है। रिस्क लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड, मुमकिन है कि जो मैं एक प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाने चाह रहा हूँ, ये चले ही ना, फेल हो जाए और मैं रह जाऊं। फिर नेक्स्ट देखो, आउटकम्स, मैं चाहता क्या हूं, आउटकम्स दैट आर डिजायर्ड, मैं क्या चीज लेना चाहता हूं। देखो अब नोट करो उसने क्या लिखा है, हम चाहते हैं कि फर्म ग्रो करे, ये बढ़ना शुरू हो जाए, ये मुनाफा कमाए। अगर मुनाफे वाली नहीं है तो फिर ये अपने काम को अच्छा करना शुरू करे। तो देखो कह रहे हैं बहुत से क्राइटेरियाज हो सकते हैं, यहाँ पे उसने इन 3 को डिस्कस किया है। एक, हमारी ग्रोथ ऑफ फर्म हो, फेलियर्स ना हो, इन्वेस्टमेंट मौजूद हो। अब जरा देखो, एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया, कहते हैं अब जो जो आपके पास क्राइटेरिया थे, अब आप कहते हैं जी मेरे लिए सबसे अहम तो ये है कि मैं अपनी फर्म को ग्रो करवाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको हाई वेट में ले गया 10 पे। अब सर मैं चाहता हूं कि फेलियर्स ना हो, 8, इन्वेस्टमेंट चाहिए 9। तो हम हर एक को इसके वजन लगाने शुरू करेंगे, कितना वजन है मैं बताऊंगा कहाँ यूज होता है, अभी देखते रहो। डिसीजन क्राइटेरियाज आर नॉट ऑफ इक्वल। अब देखो जरा, एलोकेटिंग वेट, जैसे मैंने अभी कहा, किसी को मैंने 10 दिया, किसी को 9, किसी को 6। वजह क्या है, असाइन डिसीजन क्राइटेरियाज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक जितना अहम नहीं होता।
आपके पास कोई चीज ज्यादा अहम है, कोई कम अहम है, तो वो क्या कहता है, असाइन अ वेट टू ईच आइटम, हर आइटम के ऊपर एक वेट लगा दिया जाता है, आइटम्स इन द करेक्ट प्रायोरिटी, अहमियत के मुताबिक, जो ज्यादा अहम है उसे ज्यादा वेट देंगे, ज्यादा वजन देंगे, जो कम अहम है उसे कम वजन देंगे। तो हमें ये फायदा देगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। बाद में बताऊंगा, हम इनको जमा करते हैं, मेमोरी 10 अदद, बैटरी 7 फलाना, तो हम इन नंबरों को जमा करते हैं, अभी देख लेना थोड़ी देर बाद। हम इनको जब जमा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा क्या क्राइटेरिया बन रहा है, फिर हम जाके कंपनीज को ढूंढेंगे कौन कौन हमें किस वजन की चीजें बनाकर दे सकता है। अब जरा देखो, ये हमारे पास था वही वाला जो अभी हमने उस छोटे से चार्ट में देखा था, बड़ा देख लो। मेमोरी एंड स्टोरेज को हमने वजन दिया 10, बैटरी लाइफ को 8, ये सब मैंने आपको बताया, हमने इनको वजन दे दिए। अब जरा नोट करो, अब हमने इसके मुताबिक कि कौन कौन से हमारे मॉडल्स या कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपने कंप्यूटर्स दे रही हैं जिनके अंदर करीब करीब ये चीजें हमें मिल जाएं। तो हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप देखो, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव। मैं नेट पे गया, मैंने जाके ढूंढना शुरू किया, मैं किसी शॉप पे गया, मैंने उनसे वहां से जाके रेट्स लिए, मैंने कोटेशंस मंगवाई, जो बड़ी कंपनियां कोटेशंस मंगवाती हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो लोग अपनी अपनी कंपनी के ब्रांड्स या अपनी अपनी दुकान या शॉप के मुताबिक अपने कोटेशंस भेजते हैं कि ये चीज है, इसमें ये चीजें होंगी, इतने लाख का ये कंप्यूटर होगा। तो वो क्या कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स आर लिस्टेड, लेकिन अभी इवेल्युएट नहीं करते, उनका तज्जिया नहीं होता, उनको हम फाइनल नहीं कर रहे होते। दैट कैन रिजॉल्व, अभी हमने सिर्फ उनके तफसीलात जमा कर ली। Okay, sir. अब जरा देखो बेटा, अब तुम्हें नजर आया कि मेरे पास जो HP प्रो बुक है, जरा देखना, ये मेरे क्राइटेरिया नजर आ रहे हैं, मेमोरी, बैटरी, Yes, sir. वेट, ठीक है। ये मैंने अब देखा कि मुझे कौन सी बुक, कौन सा कंप्यूटर, कौन सा टैब, कौन सा मोबाइल मुझे क्या क्या और कितने वजन का देता है। तो नोट करो, HP प्रो बुक मुझे 10 दे रहा है स्टोरेज, बैटरी 3 दे रहा है, कैरिंग वेट 10 दे रहा है, वारंटी 8। मैं ये सारे नोट करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और जरा यहां पर नोट करना, मैं तुम्हें नजर क्यों डलवाना चाहता हूँ, इसी चार्ट पे वापस आऊंगा। देखो इसकी स्टोरेज कितनी है, जो जाग रहे हैं जरा वो जवाब दे दें सिर्फ। 10. 10। 10, sir. और जरा यहाँ देखो, डेल की चेक करो, डेल की कितनी है, इंस्पिरॉन की, जरा ये चेक करो। वो भी 10 है. 10. अब देखो मेरे पास लाइफ जो थी ना बैटरी की, वो ऊपर थी, लेकिन HP प्रो बुक में चेक करो ये कितनी है। 3. और यहाँ देखो डेल इंस्पिरॉन मुझे क्या दे रहा है, 7. 7. अब तुम्हें समझ में आएगा कि हाईएस्ट ये था, सॉरी क्या क्या कह रहे हैं, 10 नहीं है बेटा, 7 है। ये देखो डेल इंस्पिरॉन की बात हो रही है। अच्छा अब देखो, हाईएस्ट ये था तो हमें ये 2 मिले, फिर सेकंड हाईएस्ट हमारे लिए अहम क्या था, बैटरी लाइफ, ये नीचे चला गया, देखो जरा ये ऊपर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। Yes, sir. अब कैरिंग Yes, वेट sir. में इसकी अहमियत ज्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, लेकिन मेरे लिए कैरिंग वेट 3rd नंबर पर था। यस और नो। Yes, sir. वारंटी में फर्क सिर्फ 2 पॉइंट्स का है, देखो 8 और 6, इनमें भी 2 का है। तो अब जरा देखते हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं इनका। अभी तुमने जो किया है ना, मैं वैसे तुम्हें कह दूं, तुमने इनका एनालिसिस किया है, बैठ के कंपैरिजन किया है, बैठ के तज्जिया किया है, तुमने बैठ के सोचा है कि कौन पहले नंबर पे, मुझे कौन मिल रहे हैं। प्रोबुक मिल रही थी और मुझे इंस्पिरॉन मिल रहा था, मैंने इनको एक तरफ देखा, बाकियों को देखा 2-2, 8-8 है, मैंने कहा चलो बाकी भी चेक करेंगे। लेकिन जब बाकियों को देखा तो कहीं पे कोई कम हो रहा है, कहीं पे कोई, तो इसके लिए उसने अब क्या किया जरा देखना, एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव, जो तुमने अभी किया है, अप्रेजिंग ईच ऑल्टरनेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तुमने हर एक की अच्छाई भी देखी और उसकी बुराई भी देखी, कम या ज्यादा अपने के साथ जो तुम चाहते थे। सो एन ऑल्टरनेटिव अप्रेजल इज बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू रिजॉल्व द इशू। तुम्हें चाहिए था ज्यादा स्टोरेज रिलेटेड टू द क्राइटेरिया एंड क्राइटेरिया वेट। एक सेकंड में इसको अंदर ले आऊं बच्चे को। बस मैं अभी इसको रोकता हूँ, परेशान नहीं होना, मुझे अच्छा लग रहा है और आज तुम लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया है, वेरी गुड। या मैं शायद अब तबीयत ठीक हुई है तो मुझे अब एहसास हो रहा है कि मजेदार है। Yes, अच्छा sir. अब जरा वापस चलो, ये देखो, ये तुमने चेक किया, उसने कहा एनालाइज करें हर ऑल्टरनेटिव को अपने उसके साथ। ये देखो जो हमने वेट दिया था ना, हमने मेमोरी को कितना दिया था बेटा, जरा बताना। 10 दिया था. ये देखो जी मैं, सर. हाँ वेरी वेरी गुड। ये देखो हमने इसको क्या वेट दिया था, याद रखना अपने अपने पास। मेमोरी एंड इसको कितना दिया था, 10. 10. बैटरी लाइफ को, 8. कैरिंग वेट को, 6.
अब देखो जो कंपनी का जो मैंने उसकी वैल्यूज ली थी ना, मैं उनसे इनको जरा जाके मल्टीप्लाई करूंगा 1086 तक, चलो याद रखो 1086। अब देखना, ये इसने मुझे दिया 10, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मेमोरी और स्टोरेज को? 10 से। 10 से। जरा अब आगे चलो, देखो 10 टेंस आर, ये देखो 100, 100। याद आ 100. रहा है कि नहीं? ये देखो यस सर। जो सोनी था ना, ये मुझे 8 दे रहा था, 8। जब मैं 8 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये देखो ये क्या 80। बना? 8, वेरी गुड, 80। अब देखो इसी तरह से जो बैटरी थी वो 8 थी, तो यहाँ पे 3 था, 8 3 जार 24। और अगर तुम देखो तो शायद यहाँ पे कहीं पे वो 7 दे रहा था, 7 8 जार, हाँ बिल्कुल 7 था, 7 8 जार 56। तो हम क्या करते हैं, इसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और एंड में आके देखो टोटल बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? कोई पता नहीं, यस जाग सर। रहे हो? जाग रहे हो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Total अब जरा separate. नोट, वेरी गुड। मैं दोबारा क्या कर दे, क्या बोला है तूने? So total separate. हाँ अच्छा, देखेंगे हम. टोटल टोटल एक्सेप्ट कर लें, मैंने मजाक कर रहा है, ठीक है। 231 31 32 31 29 4। ये देखो यहाँ पर जाकर ये क्या हुआ, सोचो जरा। ये सर डेल इंस्पिरॉन के जो वेट आया है और जो उसका टोटल क्राइटेरिया था इवेल्युएशन का, उसको नापने का, सर बेस्ट जो हमें मिलेगा वो डेल इंस्पिरॉन मिलेगा। यस और नो? यस सर। हाईएस्ट अमंग ऑल। हाईएस्ट नंबर आया है उन तमाम कंपनियों में से जो हमने 8 अदद कंपनियों को तोला था, उनकी क्वालिटीज को, उनके क्राइटेरिया को, जो हमारे क्राइटेरिया थे और उनके फीचर्स थे, उनको हमने देखा। तो अब देखो उसने क्या कहा है, सिलेक्ट किसको करना है? चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो मुतबादिल जो कि बेहतरीन है। तो क्या कह रहे हैं, द ऑल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट टोटल वेट इज चूजन। तो देखो ये हाईएस्ट वेट वाला था 249, इसको आपने चूज किया। अब क्या कह रहे हैं, इंप्लीमेंट कर दें, यानी आप एक्शन ले लें, ऑर्डर कर दें, खरीद लें। तो क्या कहते हैं, पुटिंग द चूजन ऑल्टरनेटिव इनटू एक्शन। क्या हो गया, हमने अपना डिसीजन लेके आगे कह दिया खरीद ले, जो कहते हैं बेच दे। तो देखो क्या है, कन्वेइंग द डिसीजन टू एंड गेनिंग कमिटमेंट फ्रॉम दोज हु विल कैरी आउट। अब मैंने जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो परचेज डिपार्टमेंट है, उसको मैंने अपना डिसीजन कहा कि मेरे 5 बंदे जो मेरे सेल्स पर्सन हैं, उन 5 को अब आप डेल इंस्पिरॉन लेकर दे दें। तो वो उनको लेकर देंगे आगे। अभी चीज बताओ, समझ में आया या नहीं? पहले ये बताओ, आगे अभी यस बहुत सर। कुछ है। वेरी गुड, शाबाश। ये सर आया है। चलो अब ये मजा है ना बेटा, थोड़ा सा मेरा साथ दो, हमने कमी दूर करनी है। 1 बजे है, मेरी मीटिंग है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा और पढ़ाने दो। भागना मैंने भी है, लेकिन मुझे 15 मिनट या 20 मिनट और दे दो, तो इनशाला थोड़ा सा काम करके मैं निकल जाऊंगा, ठीक है? घंटा हुआ है, थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दो बस, फिर नमाज का यस टाइम, सर। तुम्हें नमाज का टाइम देते हैं। अब देखो बेटा, इवेल्युएटिंग, मुझे पता है क्लास खत्म हो गया, सर इसे सफाई पेश, मुझे नमाज का पता, टाइम आप तो दे देंगे लेकिन माजिद बशीर साहब नहीं देंगे। उनकी क्लास 1:30 बजे शुरू होती है ना, तूने कौन सी अब जाके वहां पे तरावी पढ़नी है? 12 रकाते हैं, 15 मिनट में पढ़ ली ना यार। तला तू बहुत खराब किस्म का सीआर है, तू जो है ना क्लास की साइड, तू मैनेजर अच्छा है, तू क्लास को अच्छा मैनेज कर रहा है। अच्छा चलो थोड़ा सा पढ़ लो, मुझे पता है मेरा टाइम खत्म हो गया है, नहीं मैं सर, खराब ना कहे इसको सर. नहीं मेरे लिए खराब है, तुम्हारे लिए तो बेस्ट मैनेजर है। तुम्हारे देखो टीचर को फुदू लगा रहा है, तुम्हारे लिए बेस्ट है। देखो मेरी क्लास का टाइम खत्म हो गया, मैं घड़ी देख रहा हूँ, मुझे सामने नजर आ रहा है 5 मिनट ऊपर हो गए, इसीलिए मैंने सफाई पेश किया, वरना मैं सफाई कोई ना देता। मैंने क्लास शुरू भी तो 10 मिनट लेट किए, तुम आ नहीं रहे थे। तो अब जल्दी से देखो जरा, जल्दी से। अभी माजिद पढ़ लेते माजिद हैं साहब को फटाफट। मेरे तरह तरले कर लेना, तरले, नमाज छोटी कर लेना आज, और ओके सर. रात को नवाफिल पढ़ना। पढ़ो, इवेल्युएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस। देखना, बात को याद रखना, मैंने कहा था कि जब ये यूज होगा तो मैं पूछूंगा कि अच्छा था या नहीं। द साउंडनेस ऑफ द डिसीजन, मेरा डिसीजन कितना अच्छा था, कितना सही था, कितना दुरुस्त था, इज जज्ड बाय इट्स आउटकम। जब उसका आउटकम आएगा, जब वो इस्तेमाल होंगे तब। तो क्या कहते हैं, हाउ इफेक्टिवली वाज द प्रॉब्लम रिजॉल्व बाय आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द चूजन ऑल्टरनेटिव। जो मैंने डेल इंस्पिरॉन लिया था, अब हम मिसाल के साथ चल रहे थे ना, जो डेल इंस्पिरॉन लिया था, क्या ये वाकई अच्छा काम कर रहा है? क्या मेरे सेल्स पर्सन की प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू हुई, उन्होंने अच्छा काम करना शुरू किया? तो ये देख लो। और अगर पता चला कि कोई इश्यू आ रहा है, तो हम फिर बैठ जाते हैं मैनेजर्स, और हम ये सोचना शुरू करते हैं कि यार कहां पर गड़बड़ हुई है। क्या क्राइटेरिया गलत था? क्या कंपनी ने जो अपनी चीज बूस्ट की थी, हमें तारीफें बताई थी, वो हमसे गलत जज हुई है? क्या हमने ऑल्टरनेटिव के वेट्स गलत लगा दिए थे, तो हमारी चूज गलत हो गया? तो लिहाजा हमने अब देखना होता है दोबारा से।
मशीन वापस नहीं जा रही, जरा ख्याल रखना, ये मत सोच लेना। लेकिन जिस तरह उस बच्चे ने मुझे अभी शुरू में जवाब दिया कि सर नेक्स्ट टाइम के लिए एक एक्सपीरियंस काउंट होता है, और इसी तरह से हम कहते हैं कि मैनेजर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ये अच्छे डिसीजन ज्यादा लेता है, ये फलाने वाले ने गलत ले लेके अब ये बहुत अच्छा हो गया, इसने सीख लिया है। तो देखो ये इवेल्युएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस है ना, फीडबैक वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो डिसीजन मैनेजर्स में मेक क्या करेगा, नंबर वन। अब इसको तुमने गौर से पढ़ना है बेटा, ये अब आ गया कंप्यूटर साइंस से बहुत करीब होगा, और यहाँ से पढ़ाने का थ्योरी के अलावा भी, थ्योरी तो पढ़ाने का चलो मुझे तो मजा आता है, लेकिन अब ज्यादा मजा आएगा प्लानिंग। पहले बैठ के हम सोचते हैं करना क्या है, काम का रिजल्ट क्या होगा, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, क्या क्या चाहिए, किस किस चीज को हमने रखना है, कितने बंदे लाने में बात करूंगा अभी। लीडिंग, फिर उसको चलाना, उसको लेकर कहना शुरू करो जी, लोगों ने काम शुरू किया। देन कंट्रोलिंग, फिर बैठ के उसको कंट्रोल करना कि यार कौन सा बंदा सही काम कर रहा है, कौन सी टीम स्लो हो गई है, कौन सा बंदा आ ही नहीं रहा काम पे, कौन सी टीम का काम सही नहीं हो रहा। तो लिहाजा देखो मैं अब यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ, इसको तुमने देखना है, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जिबिट्स को मैं इसलिए समझाता हूँ कि सिर्फ पॉइंट समझ में आए, पढ़ना है। देखो व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, हमारा काम क्या है सर, हम लोग सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। मैंने कहा और क्या है सर, हम गेम्स के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। मैंने कहा फाइन। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है सर, चलते रहेंगे, हमारी ये बनते रहेंगे और इसमें अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे, अपना मार्केट में से अपना शेयर लेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो कि गेम्स हुआ करेंगे और वो मार्केट में ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, गूगल स्टोर के ऊपर भी हम उसको लेके जाएंगे ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़े। नंबर टू, व्हाट स्ट्रेटजीज विल बेस्ट अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, क्या तरीका कार अपनाया जाएगा, मेरे मुंह से निकल गया कि जी हम उसको मार्केट, डिजिटल मार्केट करेंगे, हम उसको गूगल स्टोर पे डालेंगे, हम उसको उन बच्चों के अंदर लेकर जाएंगे जहां पर गेम्स चलते हैं, उनके गेम्स में इश्तेहार डलवा देंगे। तो स्ट्रेटजीज चलेंगी उस अपने मेन ऑब्जेक्टिव को कि हमारे नए से नए गेम्स आगे जाएं। व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म अमूमन ये होता है कि उस जो हमारी प्रोडक्ट है उसके ऊपर मुनाफा कमाना, या सर्विस है, सर्विस लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचाना और उनसे उसको रेवेन्यू को जनरेट करना, पैसे को लेकर आना, मुनाफा कमाना कह लो। हाउ डिफिकल्ट शुड इंडिविजुअल गोल्स बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लान करते हुए हमें ये सोचना होता है हर इंडिविजुअल की या हर टीम की, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई टीम्स होती हैं और हर टीम में कई इंडिविजुअल्स होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ हम प्लान करें, तो जो हम एक, मैं तुम्हें एक काम दूं ना, मैं मेरा भी इरादा है और मैं ये बता दूं पहले से, बाकी क्लासेस को मिल गया, तुम्हें मिलने वाला है एक क्विज। लेकिन मैं अब ये चालाकी नहीं करूंगा कि 6-7 चैप्टर तुम पर डालूं, मैं तुम्हें एक आसान काम दूंगा। उसका 2 फायदे हैं, मैंने दूसरी क्लास को बता दिया है कि यार हर दफा 1 से 1.5 चैप्टर का सिर्फ मुझे तुम एक क्विज दो। फायदा क्या होगा, अभी तुम नहीं पढ़ोगे, ये हमारी नेचर होती है इंसानों की, हम आखिरी वक्त का इंतजार करते हैं। मुझे फायदा होगा कि मेरे बच्चे साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे, नंबर तो कम है इसके क्विज के, लेकिन तुम्हें ये पता होगा कि ये नंबर तुम्हारा ग्रेड खराब कर सकता है। तुम पढ़ोगे और फिर क्या होगा, छोटा छोटा गोल होगा, 6 में कोई भी नहीं पढ़ेगा, मुझे भी पता है, नेचर है, और यार मैंने तो पास ही ना दफा कर। लेकिन जब मैं कहूंगा ना 1.5 चैप्टर है या 1 चैप्टर है, तो तुम कहोगे यार चलो कर ही लेता हूँ, कुछ नंबर आ जाएंगे, 4 क्विज होने हैं, 6 होने हैं, मुझे नहीं पता, जितने भी होंगे मैं नंबर लेता हूँ। तो फायदा क्या होता है, अगर गोल्स को डिफिकल्ट ना रखें, उस हद तक रखें, मुश्किल हो लेकिन तुम्हारे करीब हो, तुम कर सकते हो। 50 बच्चों में से 40 अगर कर सकते हैं तो कर दें, तो 10 के लिए मुश्किल होगा, लेकिन 40 उसको आसानी से करें। लेकिन ऐसा ना बना दें जो कि 10 करें और 40 फौत हो जाए। तो देखो क्या कह रहा है, गोल ऐसा रखिएगा जो कि इंडिविजुअल्स के लिए चैलेंजिंग तो हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसान आसान काम दे दे, चैलेंजिंग हो, पढ़ना पड़े, काम करना पड़े, लेकिन डुएबल हो। सेकंड देखो ऑर्गेनाइजिंग, अब मुझे सोचना है, बैठ के ऑर्गेनाइज करना है कि इस वाले प्रोजेक्ट पे, इस गेम को बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे लोग जो मुझे आके बताया करेंगे। मैंने कहा यार भाई बात सुनो, मैं 50 लोगों से बात नहीं करूंगा, मेरे पास होंगे तो 50 लोग जो काम कर रहे हैं, मेरे पास तला साहब ही बात करेंगे, हर कोई मुझसे बात नहीं करेगा, बड़ी खिचड़ी पक जाती है। जरा चेक करना, हाउ मेनी एम्प्लॉयज शुड हैव रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी, कितने लोगों को मुझसे बात करनी होगी। मुमकिन है मैं आपकी क्लास में से एक प्रोजेक्ट दूं और मैं कहूं जी 10 प्रोजेक्ट्स, 10 ग्रुप्स हैं, तो मैं हर ग्रुप को नहीं पकड़ूंगा, मैं हर ग्रुप के एक एक बंदे को पकड़ूंगा जो डायरेक्टली मुझसे बात करे, बाकी आप अपने उस बंदे से बात करेंगे। हाउ मच सेंट्रलाइजेशन शुड देयर बी इन द ऑर्गेनाइजेशन,
देखो बाज ऑर्गेनाइजेशन का माहौल, कल्चर और रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसका कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड होता है एक बंदे के हाथ में, एक जगह के ऊपर। और बाज होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, उसके अंदर हर मैनेजर को अलग अलग उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है और कहा जाता है आप खुद ही काम करवा लें, एंड रिजल्ट हमें चाहिए। तो देखो अब वो कह रहे हैं हम ऑर्गेनाइज करते हुए सोचते हैं कि सेंट्रलाइज कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है। फिर हम देखते हैं हाउ शुड जॉब बी डिजाइन, जो काम आपसे मैंने लेने हैं वो किस तरीके, अब मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, सोच रही है हमारे हमारे मैनेजर्स की टीम बैठ के कि यार जो हमें इनको जॉब देनी है, जॉब का मतलब नौकरी नहीं है, जॉब का मतलब है काम, जो आपने अगले 3 महीने मेरे काम करना है, 2 महीने करना है, फिर उसके बाद कोई और जॉब होगी, जो आपका काम है ना उसको हम जॉब कह रहे हैं। तो हम आपकी जॉब को डिजाइन कैसे करेंगे, आपके काम को डिजाइन कैसे करेंगे, ये प्लानिंग के बाद आ गया। अब देखो व्हेन शुड द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, कब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट करना है उस चीज को जो हम करने जा रहे हैं, ये हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। अब जरा देखना, लीड करना है, मैंने चीजों को चलाना है। अब अगर मैं चला रहा हूं, सोचना जरा इसको, जो ही चीजें चलती हैं, कुछ लोग काम करना शुरू करते हैं, कुछ को ट्रेनिंग के ऊपर इशू आ जाते हैं, सर मुझे तो सिखाया ही नहीं था। तो जरा नोट करना लीडिंग में क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं, मैनेजर कैसे करता है। हाउ डू आई हैंडल एम्प्लॉइज हु, हाँ ये देखो, हु अपीयर टू बी अनमोटिवेटेड, उनका दिल ही नहीं चाह रहा जी काम करने का। तो अब लीड अगर आप कर रहे हैं, आप लीडर हैं, आप कप्तान हैं, तो आपने फिर गालियां देनी है, प्यार करना है, रिवॉर्ड देना है, क्या करना है, आपने सोचना है कि मैं कैसे उन एम्प्लॉइज से काम लूं जो कि काम करते ही नहीं है, मैं कैसे उन स्टूडेंट्स को मिन्नत करूं, तरला करूं, गाली दूं, अम्मा अब्बा के पैसे याद करवाऊं कि वो पढ़ना शुरू हो जाएं और वो मेरी क्लास में अच्छे रिजल्ट्स लें। ये मुझे अब लीड करना है, मुझे उनको चलाना है, धक्का चलवाना है, उनको इंप्लीमेंट करवाना है उनसे। अब देखो व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इन अ गिवन, हर सिचुएशन में याद रखना डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल होता है। हर जगह पे एक, कहीं पे नरमी चलती है, कहीं पे सख्ती चलती है, कहीं पे प्यार होता है, कहीं पे गुस्सा होता है। तो लिहाजा देखो उसने कितने मजे की बात की है, जब आपका काम हो रहा हो और आप लीड कर रहे हो तो आपको उस सूरत में सोचना है कि इस सिचुएशन में हम सब कहीं फंसे बैठे हैं, सारे डिप्रेस्ड और मैं भी गुस्सा कर रहा हूं, तो आपने वहीं पे कहना रहने दो यार हमसे नहीं होगा। तो शायद फिर मुझे अलग होना पड़ेगा, मैं भी डिप्रेस हूँ और मैं वो, नहीं नहीं बेटा हो जाएगा, नहीं नहीं बेटा हिम्मत करो, ये काम हम कर सकते हैं। तो देखो वहां पर हालात डिफरेंट है, और कहीं पे हालात बड़े अच्छे हैं और आपका मूड नहीं है, फिर मैं आपको डांटूंगा, पढ़ो भाई, पढ़ाई शुरू करो। थर्ड देखो, हाउ विल अ स्पेसिफिक चेंज इफेक्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी, अगर मैं कोई तब्दीली लेकर आऊं अपने काम में तो क्या तब्दीली लाऊं कि मेरे वर्कर्स में कुछ पॉजिटिविटी आए, वो प्रोडक्टिव ज्यादा हो जाए, वो काम बेहतर करने लगे। तो देखो पहले ये होता था, अब नहीं हो रहा, कि अभी कोरोना की वजह से सॉफ्टवेयर हाउसेज अपने एम्प्लॉइज को ना हर 3-4 महीने के बाद कहीं सैर पे ले जाते थे, आइए जी हम जा रहे हैं, मरी का एक ट्रिप लग रहा है। उसका फायदा क्या था कि वो अपने जो जो एम्प्लॉयज होते थे ना, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करवाते थे, एक काम मुकम्मल हुआ, प्रोडक्ट को लॉन्च किया और यहाँ से निकल गए सर। ये मैंने बाहर देखा था कि जब कभी हम लोग एक स्ट्रेस में आते थे, जब पढ़ाई शुरू होती थी ना, तो उसका एकदम से बर्डन बढ़ता था हम पे, और फिर मिड टर्म तक आके ना हम एग्जॉस्ट हो चुके होते थे, हमारी रुएं निकल जाती थी कि यार थक गए। तो वहां पर क्या था कि वो मिड टर्म के बाद ना 10 से 12 दिन की हमें छुट्टी दे देते थे। और अब अच्छा उसमें क्या है, सॉरी सॉरी क्या बोला, नथिंग सर। ओके फाइन। तो फिर क्या होता था कि हमें ना वो छुट्टी देते थे 10 से 12 दिन की। अब जैसे हम फॉरेनर्स थे, हम तो अपने घर से भी दूर थे और हम परेशान हुए होते थे, तो फिर वो हमारे लिए यूनिवर्सिटी क्या करती थी या लोग क्या करते थे वहाँ के लोकल्स, कि वो हमें कहते थे कि आप इतने डॉलर, आप $100 दीजिए, आपको हम सैर करा के लाएंगे। तो देखो क्या था, उससे जब हम सैर करके वापस आते थे तो हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाते थे, और जो आखिरी सेमेस्टर के जो अदर हाफ होता था ना, मिड के बाद वाला, वो हम फिर पढ़ने के काबिल हो जाया करते थे। अब नोट करो, जो हम यूनिवर्सिटी में कहते हैं ट्रिप्स जाने चाहिए, ताकि बच्चे इसमें अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल कर आ जाते हैं, गाने गाते हैं, खाने खाते हैं, शरारतें करते हैं, फिर आके ठीक। तो ये देखो इसने बड़ी मजे की बात की है कि जब लीड कर रहे होते हैं तो आपको वो चेंजेस लानी होती हैं जो कि आपके वर्कर के प्रोडक्टिविटी में अच्छाई ला सके। और ये देखो सेकंड लास्ट, व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टिमुलेट कॉन्फ्लिक्ट, कैस कब कब वो सही टाइम होगा जहां पर के हमने किसी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज, कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हमारे बीच में कोई
एतराज आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, मैं उसको कहूँगा इख्तिलाफ आ जाए, तो वो कब होगा राइट टाइम कि हम उसको स्टिमुलेट करें और फिर उसको रिजॉल्व करने की तरफ जाएं, उस चीज़ को ठीक करें। ये तो एक लीडर वाली बात हो गई कि जो लीड कर रहा है। अब वो लीडर कंट्रोलिंग की फेज में चला जाता है, अगली फेज है कंट्रोलिंग की। वो कंट्रोल कैसे करता है मैनेजर, तो जरा चेक करना, व्हाट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कंट्रोल्ड। हम निशानी लगा लेते हैं कि कौन सी चीजें ज्यादा अहम है, इन्हें ज्यादा गौर से देखना है, कौन सी कम अहम है, इन्हें कम गौर से देखना है, कौन सी बिल्कुल गैर अहम है। तो कह रहे हैं आप एक्टिविटीज को चेक कर लें, किन किन को कंट्रोल करना है, और फिर हाउ शुड दीज एक्टिविटीज बी, उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे। लड़कों को मैं डांटूंगा, लड़कों को मैं पराठा पार्टी पे बुलाऊंगा, मेरे पास अब डिफरेंट तरीके हैं तुम सबको कंट्रोल करने के। मोटिवेट करना मेरे पास लीडिंग में था, अब यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल करना है, तो मेरे पास डंडा होगा क्विजेस का, डंडा होगा पेपर्स का, मिड टर्म्स का, और फिर शायद थोड़ा सा शाबाशी भी होगी कि भाई मैं तुम्हें कंट्रोल तो कर रहा हूँ, लेकिन अपने अम्मा अब्बा की खातिर पास हो जाओ। तो देखो ये कितना मजे का है, किन एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करना है। और नेक्स्ट देखो, व्हेन इज अ परफॉर्मेंस डिविएशन सिग्निफिकेंट। डिविएशन होता है किसी से हट, अपने रास्ते से हट जाना, तो वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस डिविएशन, डिविएट कर जाना कब अहम हो जाता है। आपने उसको कंट्रोल करना है कि भाई आप डायरेक्शन बदल चुके हैं, आप वापस यूं आए, या अगर कभी ऐसा होता है हम कहते हैं डायरेक्शन बदलो। दो चीजें, आप गलत साइड पे चल पड़े, जो बनाना था वो उसकी जगह कुछ और गलती कर रहे हैं, तो हम कहते हैं यार आप गलत कर रहे हैं, इसको यूं नहीं यूं कीजिए, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, बने हुए काम में से खामियां निकाल रहा हूँ, बनते हुए काम में से खामियां निकाल रहा हूँ, और सम टाइम आई कंट्रोल यू, यूं नहीं यूं करो, अपने रास्ते से हट जाओ। तो देखो नोट करो, डिविएशन जो है उसको हमने देखना होता है। व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड द ऑर्गेनाइजेशन हैव। बहुत ख्याल रखना, जब कंट्रोल करना हो तो हर मैनेजर के पास, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरा डेटा होना चाहिए, कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन किसको मैनेज करेगा, कौन किसको जवाब देगा, किसका गोल क्या है, किसने क्या, ये सब बातें जो है ना, इसको हम कह रहे हैं कि किस तरह की मैनेजर इंफॉर्मेशन होगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास है या होनी चाहिए। तो उसको देखते हुए इमरान साहब जवाब देंगे आसिम साहब को, फलाने साहब जवाब देंगे आसिम साहब को, आसिम मुनीर साहब जवाब देंगे डीन साहब को, डीन साहब जवाब देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। तो हमारा पूरा यूं एक सिस्टम बन रहा होता है जिसमें मैनेजर्स इन लाइंस के ऊपर प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, लीड करते हैं, लीडर्स बन जाते हैं, उनको चलाते हैं उनको, और फिर उनको कंट्रोल भी करते हैं। यहाँ पर मैं इसको रोक रहा हूँ, रैशनल डिसीजन मेकिंग, और ये वही वाली आ रही है अभी बातें, जहाँ पर हम कहते थे कि हम जो चीज़ों को अहम समझेंगे, या हम कहेंगे बस काफ़ी है इतना, इसको छोड़ देता हूँ। बस ये याद रखो, मेकिंग डिसीजन से हमने शुरू करना है। अब तुम लोग जाओ, नमाज पढ़ो जल्दी से, थोड़ा सा खाना खाओ, और वक्त पे सर उनके पास, माजिद के पास पहुंचो, ठीक है। आज कुछ समझ में आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी वेरी गुड। बस बच्चों, अब जो वो बीमारी थी ना, अल्लाह का करम है कि अब वो नहीं है, और अल्लाह का बहुत एहसान